हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज एक बहुत ख़ास दिन है, तीज का एक ख़ास त्यौहार। आज हरियाणा में, पंजाब में और यूपी के बहुत सारे इलाकों में, राजस्थान में भी बड़े स्तर पर महिलाएं इस त्यौहार की इम्पोर्टेंस मानती हैं। और इस त्यौहार के अलावा आज दो ख़ास हस्तियों का जन्मदिन भी है, जिनको बहुत सारे लोग टाइम टू टाइम याद कर लेते हैं। जब जब कभी शहीदों का नाम आता है तो उनमें इन लोगों का भी जिक्र कर दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद भारत की आज़ादी में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल ऐसे लीडर्स ने प्ले किया जिनको ना उस टाइम के लोग भूल पाए थे और ना आज की पीढ़ियां उसको भूल पाएंगी। जब जब जिक्र आएगा भारत की आज़ादी का तो चरखे के साथ साथ हमें क्रांतिकारी जितने बंधु रहे इनकी भी याद आएगी। और कांग्रेस में ही रहकर एक अलग विचारधारा के साथ काम करते हुए लाल बाल पाल, जो कि एक टाइम था जब अलग हुए थे, लेकिन फाइनली जाके जब अगर हम तिलक को भी देखें, कांग्रेस का हिस्सा बन गए। कांग्रेस के साथ रहते हुए भी पैरेलल एक अलग तरीके से, एक अलग रास्ते पे चलते हुए इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने पार्ट पर कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज इन दो हस्तियों का भी जन्मदिन है। एज में अंतर काफ़ी है, क्योंकि एक जन्मे हैं 1856 में और एक जन्मे हैं 1906 में। एक प्रॉपर तरीके से जिसको क्रांतिकारी मानते हैं वो हैं, और एक ऐसे समझदार लीडर हैं जिन्होंने ज़रूरत पड़ने पे कांग्रेस का साथ पकड़ भी लिया, और जब लगा कि कांग्रेस से अलग होकर काम करने का टाइम है तो इससे भी वो पीछे नहीं हटे। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं इन्हीं दोनों लीडर्स के बारे में। मैंने सबसे पहला नाम जो लिया, आज़ाद और तिलक। आज़ाद क्योंकि उम्र में छोटे हैं तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले टारगेट करते हैं किन के बारे में जानना, अपने तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक और दूसरा बड़ा नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। आज इन दोनों का जन्मदिन है, चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद अपने खुद का नाम में जोड़ा था ये नाम। इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी, और जब 15 साल के थे महज तो वहाँ से इनके नाम में इन्होंने अपने आप आज़ाद, ये पूरी घटना है बताऊंगी, पर पहले बातचीत कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तिलक एक अच्छे खासे परिवार में जन्मे थे, और तिलक के जो पिताजी हैं ये उस टाइम पे संस्कृत के टीचर थे, स्कॉलर थे, यानी पढ़ाई लिखाई का अच्छा खासा माहौल मिला था बाल गंगाधर तिलक को अपने घर में। बाल गंगाधर तिलक के पिताजी क्योंकि बचपन से ही देखा कि बच्चा प्रतिभावान है तो इनको भी पढ़ाई लिखाई में स्टार्टिंग से एक इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। भाई पेरेंट्स देख लेते ना कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो बाल गंगाधर तिलक भी पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थे और पिताजी का इनके सर पे हाथ था, लेकिन ये हाथ लंबा नहीं टिका। और बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इनके पिताजी जब ये महज 16 साल के थे तब चल बसे। 16 ईयर्स एक बहुत यंग एज होती है, और अगर कहें तो भविष्य बनाने के रास्ते पे जब बच्चा चलता है तो 15-16 साल की ही उम्र होती है। और इस उम्र में आते आते इनके पिताजी का साया इनके सर से उठ गया, लेकिन क्योंकि लायकियत थी, पिताजी का सर से हाथ हटने के बावजूद भी इन्होंने पढ़ाई लिखाई को जारी रखा और फिर डिग्रियां आगे आगे बढ़ाते गए, और LLB भी इन्होंने पढ़ाई की है, यानी लॉ के बारे में भी पूरी तरह से ये जानते थे। इंटेलिजेंट थे, कोई कमी थी नहीं, लेकिन पिताजी जब चल बसे तो घर परिवार में कितने ही अमीर हो एक तरह की आपदा आ जाती है, वो इनको भी फील हुई। इसीलिए जब इन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली तो घर खर्च को चलाने के लिए इन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर लग गए। ये टीचिंग से जुड़े हुई हस्ती हैं ये। और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने भी, चाहे एक ऐसे टाइम पर जबकि पुलिस से बच के भाग रहे थे, वहाँ गांव के लोगों के बच्चों को पढ़ाया था। तो जिनके बारे में आज बातचीत कर रहे हैं, मेरे लिए प्राउड की बात है कि इन दोनों ने कभी ना कभी बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया है। आज़ादी के लिए भी इन्होंने भरसक प्रयत्न किए, और टीचर के रूप में आज़ाद ने तो चलो एक आइडेंटिटी छिपाने के लिए वो काम कुछ दिन के लिए किया, लेकिन ये तो प्रॉपर टीचर भी थे। टीचिंग को इन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया, और LLB करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में ये टीचर लग गए, मैथ्स पढ़ाने लग गए। उस स्कूल में जब ये बच्चों को पढ़ाते तो ये चाहते थे कि बच्चे का दिमाग सिर्फ रटे हुए तोते वाले कामों पे ना रहे। ये एक ऐसे टीचर थे जिनको हम कह सकते हैं आदर्श शिक्षक। आदर्श शिक्षक जानते हो कौन होता है? अगर कोई टीचर सिर्फ वो चीज़ें पढ़ा रहा है जो कि पेपर में आनी है, उसका टारगेट सिर्फ बच्चे के एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवाना है, तो रियलिटी में वो अच्छा टीचर नहीं है। अच्छा टीचर कौन होता है? जो बच्चे को सही रास्ता और गलत रास्ता, एक सही रास्ता एक गलत रास्ता, इन पे चलना किसको है
बच्चे को ना वो उसके अंदर एक ऐसी सोच समझ डेवलप कर दे कि बच्चा खुद समझ पाए कि मेरे लिए कौन सा ट्रैक सही है। जबरदस्ती खींच के उसको नहीं पढ़ाना, बच्चे के दिमाग में चीज़ों को एनालाइज करने की पावर बना दे, वो बच्चे को इस लायक बना दे कि बच्चा समझ सके कि ये काम मेरे हित में है, ये काम देश हित में है, अब देश सही स्थिति में जा रहा है, अब देश के ऊपर आपदा है, मेरी ये जिम्मेदारी है घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति या देश के प्रति। बच्चे के दिमाग का विकास जो टीचर करता है ना, वही सच में परम शिक्षक है। जो सिर्फ टारगेट बनाता है कि मुझे ये कोर्स पूरा कराना है, 2 किताब रटवानी है या संस्कृत के ये 50 श्लोक सिखा दूं बच्चे को, वो असली टीचर्स नहीं थे। तिलक अपने काम को भली भांति समझते थे, जानते थे। और जब तिलक ने बच्चों में रीजनिंग डेवलप करने की कोशिश की कि बच्चे तर्क कर सकें, सही को सही कह सकें, गलत को गलत, तो ये बात अखरने लगी उसके जो बाकी स्कूल के टीचर्स थे ना, इन्हें, क्योंकि धीरे धीरे तिलक अपने बच्चों के फेवरेट टीचर बनते जा रहे थे, तो उन्हें अखरने लगा और आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मिसमैच हुई तिलक की बाकी टीचर्स के साथ। तो वो बातें बहस बन गई और फिर बहस बढ़ते बढ़ते फाइनली तिलक को लगा कि मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां मुझे खुल के काम करने की आज़ादी ना हो। इसीलिए तिलक ने वो नौकरी छोड़ दी। आइडियोलॉजी क्योंकि मैच नहीं कर पा रही थी उनकी और उस स्कूल के प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स की, जो वो रटे रटाए बच्चे, रटंतू तोते जो चाहते थे ना कि बस किताब रट ले, अच्छे मार्क्स आ जाएं। लेकिन तिलक चाहते थे एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो कि सोच समझने में सक्षम हो, जो जान सके कि अंग्रेजों का जो हमारे प्रति रवैया है वो किस दिशा में ठीक है, किस दिशा में गलत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो चाहते थे तिलक की उनके बच्चों में पैदा हो। स्कूल से हट गए, कोई बात नहीं, कुछ दिन पैसा इकट्ठा करके और अपने 2-4 दोस्तों के साथ मिलके एक स्कूल खोला, एक छोटा सा स्कूल खोला। कहीं छोटी मोटी ज़मीन ऐसे किराए वगैरह पे लेके, टूटे फूटे से कमरे थे, तब किसी स्टूडेंट को ऐसी स्कूल की ज़रूरत नहीं थी, टीचर अच्छे चाहिए थे, तब भी समाज को टीचर्स की ज़रूरत थी। तो एक स्कूल चलाया और ये जो स्कूल इन्होंने चलाया तब इनकी उम्र बहुत छोटी थी, महज 24 साल के थे, तो बहुत यंग एज में। तिलक जन्मे कब हैं? 1856 में। और जो इन्होंने स्कूल चलाया है वो महज 24 साल में चला दिया। तो 24 साल में यानी इस टाइम पर आ गया होगा 56, 70 से ये लगा लीजिए 1880। 24 साल में इन्होंने एक स्कूल चला दिया। इस स्कूल में अपने बच्चों को अपने हिसाब से आज़ादी के साथ पढ़ाया, उनके दिमाग का डेवलपमेंट इतना कर दिया कि वो सही को सही समझ पाएं और गलत को गलत। सिर्फ रटे हुए अंग्रेजी शिक्षकों वाले वो बच्चे नहीं कि बस जो अंग्रेजी सूट बूट पहन लें, इनके दिमाग का विकास हो ही ना। तो इन्होंने 4-5 साल खूब एक्सपेरिमेंट किया और अपने तरीके से काम को सही ट्रैक पर ले आए। और जब इन्होंने देखा कि कामयाब हो गए, सच में बच्चे ऐसे बनने लगे जो तर्क देने लगे, जो किसी भी बात को तार्किक ढंग से सोचने लगे, जो सिर्फ इसलिए नहीं कि अंग्रेज ऐसा सिखा रहे वैसे बन जाएं, उन्होंने चीज़ों को समझा और उसके ऊपर काम किया, अपनी पर्सनालिटी को निखारा। एक ऑल राउंडर डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को, जैसे अंग्रेज जो चाहते थे ना, वो चाहते थे कि हम ऐसी एक पीढ़ी तैयार करें इंडिया में जो कपड़े पहनने में और हर चीज़ में अंग्रेज़ हों, देखने में वो इंडियन हो, लेकिन उनका दिमाग हम ऐसा कर दें कि वो अपने ही इंडियंस से नफरत करने लगे। जबकि हमारे जो तिलक जैसे टीचर्स थे, इन्होंने टीचर के रूप में काम किया, ये एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करना चाहते थे कि जो पूर्ण रूप से ऑलराउंडर डेवलपमेंट जिसे कहते हैं ना, आज भी हम ये पढ़ते पढ़ाते हैं कि टीचिंग में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम बच्चे की पर्सनालिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट करें। ऐसे ही सोच रखते थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 4 साल बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया और जब वो एक्सपेरिमेंट बढ़िया चल निकला तो इन्होंने एक बड़ी सोसाइटी बनाई 1884 में, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ये सोसाइटी है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इस सोसाइटी ने काम करना स्टार्ट किया, यानी अब एक आदमी नहीं है, अब एक सोसाइटी के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इनकी विचारधारा को एक रूप मिल गया, एक स्टैंड मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। और इसी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के तहत अगले साल 1885 में एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा, फर्ग्यूसन कॉलेज, ये आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। ये फर्ग्यूसन कॉलेज जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पढ़ी हैं, बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी लोग जिन्होंने यहाँ पढ़ाई लिखाई की है। ये फर्ग्यूसन कॉलेज किसकी देन है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की देन है फर्ग्यूसन कॉलेज। और ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में वैसे तो बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक का एक्सपेरिमेंट देखो, 24 साल में तिलक ने स्कूल अपना खोला था और 24 साल के बाद 4 साल बाद इन्होंने एक सोसाइटी बनाई
बनाई और उस सोसाइटी ने अगले ही साल पुणे का फर्ग्यूसन कॉलेज खड़ा कर दिया। ये एक ऐसा कॉलेज है जो आज तक चल रहा है और नामी गिरामी बड़ी बड़ी हस्तियों की इच्छा थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां, जिनमें से कि बहुत सारे लोगों ने तो आज़ादी की लड़ाई में बड़े नाम कमाए थे। ऐसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसी कॉलेज से पढ़ाई की। तो ये तिलक का बहुत बड़ा योगदान है। कोई एक कॉलेज आज ये यूनिवर्सिटी है, एक आदमी नहीं बनाता, लेकिन ये होता ना कि जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं तिलक, तो उनसे याद रखना कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्हीं की देन है, इनका नाम है, और फर्ग्यूसन कॉलेज में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब ये सब चल रहा था तो धीरे 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 तिलक भी अपने आप, देखें तो इंसान मैच्योर होता जाता है, समझदार बनता जाता है। इनका पूरा ध्यान था कि समाज को बदलने की जरूरत है, स्टूडेंट्स में एक ऐसी यूथ को हमें तैयार करना है जो इस देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना से भरे हुए हों, जो जागरूक हों, जो सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकें, क्योंकि अभी हम आज़ाद नहीं थे। भारत की आज़ादी के लिए एक ऐसी कौम तैयार करनी थी जो सोच समझ के अपने डिसीजंस ले सके, ना कि किसी के कहे अनुसार जो वो कहें उसके फॉलोअर्स बन जाएं। तो इन्होंने, तिलक ने पुरजोर कोशिश की कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे क्या कुछ अच्छा हो सकता है। 5-10 साल बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया, लेकिन फिर इनको फील हुआ कि सिर्फ अकेली एजुकेशन से बात नहीं बनेगी, मुझे पॉलिटिकली भी एक्टिव होना पड़ेगा। और पॉलिटिकली एक्टिव होने के लिए इन्हें ये स्कूल, सोसाइटी, एजुकेशन वाले काम को थोड़ा सा साइड करना पड़ा, क्योंकि दोनों कामों में 100% ध्यान नहीं दिया जा सकता ना। एक काम में आप पूरा 100% ध्यान दे सकते हैं। एक बेस स्ट्रॉन्ग बना दिया, अब ये सोसाइटी अपने आप काम करती जाएगी, अब ये कॉलेज अपने आप काम करता जाएगा, अच्छी चीज़ें अगली पीढ़ी में अपने आप डालता जाएगा फर्ग्यूसन कॉलेज, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो एक बेस तैयार करके, और क्योंकि लीडर्स बहुत कम लोग होते थे और काम करने की जरूरत थी अलग अलग फील्ड्स में, तो इन्होंने एजुकेशन से थोड़ा सा हटके अब अपना अगला कदम बढ़ाया 1890 में, और इन्होंने पॉलिटिक्स को प्रॉपर तरीके से, पॉलिटिकल, एक तरह से मान लीजिए उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूं तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस। इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट मेंबर बन गए बाल गंगाधर तिलक। तिलक अभी तक एक टीचर के रूप में थे। सबसे पहले देखो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, फिर वहाँ बहस हुई, नई बात बनी, जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, पैसे इकट्ठे किए कुछ, फिर अपना स्कूल चलाया, स्कूल बढ़िया चल निकला तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी चलाई, फिर सोसाइटी और बढ़िया काम कर गई तो फर्ग्यूसन कॉलेज बन गया। फर्ग्यूसन कॉलेज में ये मैथ्स के टीचर थे, क्योंकि मैथ्स के जो टीचर होते हैं ना वो तर्क क्षमता को विकसित ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी टीचर खराब, सब टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, इनफैक्ट मैं तो मैथ्स की टीचर हूं भी नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि तार्किक चीजों को समझने की जो क्षमता है ना, वो मैथ्स पढ़ने वालों में ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेहतर तरीके से विकसित होती है। देखिए हिस्ट्री पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर अपने देश को आप जानना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर आप अपने देश की सिस्टम को समझना चाहते हैं, राजा महाराजा कैसे बने, क्या उनकी अच्छाइयाँ, क्या उनके पॉजिटिव्स, क्या कमियां रही, तो हिस्ट्री एक गौरवशाली गाथा गाती है भारत की। अगर आप जानना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे है, भाई कैसे निर्वाचन होता है, मनोनयन क्या होता है, एंग्लो इंडियन का क्या रोल था, राष्ट्रपति की पावर्स क्या हैं, तो आपको पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ेगी, सिविक्स पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको जानना है कि जीडीपी क्या है, देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसे कभी ऊपर पहुंच जाती है कभी नीचे, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। साइंटिफिक एप्टीट्यूड आपका तब डेवलप होगा जब आप साइंस को जानेंगे। तो जिन लोगों को तर्क के ऊपर काम करना है उनको मैथ्स पढ़ना जरूरी है। और आप आज भी देखिए जितने लोग जुड़े हुए हैं, रीजनिंग कहीं ना कहीं मैथ्स से ही तो प्रभावित है। मैथ्स का छोटा पार्ट ही तो रीजनिंग है, तो जिसको मैथ्स आ गया ऑटोमेटिकली रीजनिंग उसकी अच्छी बन जाती है। तो रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, भाई तर्क शक्ति तो रीजनिंग है। ये मैथ्स के टीचर थे, अपने बच्चों में तर्क शक्ति का बहुत बढ़िया विकास किया। लेकिन जब ये देखा कि ठीक है पॉलिटिक्स में जाने का टाइम आ गया, तो स्कूल कॉलेज वाला काम चल पड़ा है अब साइड करके, और एक्टिवली पॉलिटिक्स की इसमें उतर आए, इसके प्लेटफॉर्म पे आ गए। तिलक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ी जो संस्था थी ये कांग्रेस ही थी। 1885 में तो कांग्रेस बनी थी, तो 1890 में ये कांग्रेस के एक्टिव मेंबर बन गए। और अगर सच्चाई की बात कहें तो तिलक, जब तक गांधी जी का बोलबाला नहीं था ना, तब तक तिलक बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े। ये तो जब टूट फूट हुई कांग्रेस में, लाल बाल पाल अलग हुए और एक विचारधारा अलग खुल के सबके सामने आई,
तब तिलक हटे हैं, नहीं तो तिलक सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स में थे कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि मैथ्स के टीचर रहे, तर्क शक्ति अच्छी थी, सोच समझ अच्छी थी, चीजों को बहुत बढ़िया पकड़ के साथ, मजबूती के साथ, दावे के साथ चीजों को, तथ्यों को सामने रखते थे। तो इसलिए एक बहुत बड़े लीडर के रूप में लोग इनको जानते थे। इनफैक्ट तिलक के लिए तो गांधी जी ने भी कहा है द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत का निर्माता, गांधी जी ने कहा है किसको? बाल गंगाधर तिलक को। इनके नाम के आगे लिखते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोक मतलब जनता, आप और मैं, मान्य मतलब जिसको जनता ने मान्यता दी हो, जो जनता की पसंद हो, जिसको जनता आगे बढ़ाए, उसे कहते हैं लोकमान्य। तो ये जनता के पसंदीदा लीडर्स में से थे। गांधी जी ने इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही कहा था कि तिलक द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया है, यानी आधुनिक भारत का निर्माता है तिलक। तो बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रपिता ने इनको ये उपाधि दी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी जनता के बीच में ये तरह तरह से जाने जाते थे, एक फेमस लीडर थे। तो तिलक कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, बढ़िया काम चल रहा था, बहुत बढ़िया लीडर थे। इन्होंने छोटे स्तर पे गांव में जाके पता नहीं कितने लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ दिया, दमदार भाषण देते थे, इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, मजबूत थी, किसी भी मुद्दे के ऊपर किसी से भी बहस कर सकते थे क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे। तो तिलक जो हैं बढ़िया काम का चल रहा है, कांग्रेस में सारे इसमें शामिल हैं। फाइनली धीरे धीरे देखा कि विचारधारा कहीं ना कहीं कांग्रेस की और तिलक की मैच करनी थोड़ी थोड़ी कम हो गई। जैसे अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पे स्टार्टिंग में उदारवादियों का बोलबाला था ना, उदारवादी जो लीडर्स थे ये सारे कौन थे? जैसे गांधी जी के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो लीडर थे वो उदारवादी थे ना। इनका क्या कहना था कि कांग्रेस पार्टी जो बनी है, अंग्रेज अपने आप, हमारा काम है अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाना इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। अंग्रेज समझदार हैं, वो सोच समझ के सही डिसीजन लेंगे और जब जरूरत होगी तो हमारे हक के लिए काम भी करेंगे। यानी ये एक तरह से कांग्रेस के जो उदारवादी लीडर्स हैं ये विश्वास करते थे अंग्रेजों पर, ब्रिटिश सरकार पर, कि वो न्याय करेगी। इनके मन में ये था कि वो न्याय करेगी, लेकिन उनकी चालों को भांपने लग गए थे कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट के लीडर्स, जिनमें 3 लड़कों का, अगर 3 आदमियों का मैं नाम लूं तो वो हैं लाल, बाल और पाल। आप तीनों का नाम समझ गए होंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तिकड़ी कहलाती है। तीनों ने अपने पार्ट पे कोई कसर ही नहीं छोड़ी कि इंडिया के लिए बस क्या, अगर मरना पड़े तो मरने को तैयार, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना पड़े वहां तैयार, जर्नलिज्म के ऊपर काम करना पड़े वहां तैयार। तो ये 3 लीडर्स हैं जिनकी कहीं ना कहीं विचारधारा अलग रास्ता पकड़ने लग गई। फिर भी जैसे तैसे चलो जितना खिंच जाए वो वाला काम था, क्योंकि लाल बाल पाल को लग रहा था कि भाई अलग होने में कुछ नहीं निकलेगा। कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है और इंसान की कीमत अकेले की नहीं होती, इंसान की कीमत संस्था के साथ होती है कि आप कितनी बड़ी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। अकेला आदमी ना, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है, तो वही यहाँ था। ये जानते थे कि हम तीनों इकट्ठे रहेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे तो कांग्रेस की तरफ झुकाव है हर एक इंसान का। तो इसलिए इन्होंने जैसे तैसे बात टालते गए। ऐसा नहीं कि एक दिन में लड़ाई हुई, 1905 से ऐसी चीजें चल रही थी। अगर आपने मॉडर्न इंडिया की सीरीज देखी है तो मैंने पूरा मॉडर्न इंडिया सीरीज से आपको पढ़ाया और समझाया था। वहां बताया था कि कैसे स्वराज का मुद्दा, स्वदेशी का, बहिष्कार का, और फाइनली जाके जब ये बात इतने पानी सिर से गुजर गया तो 1907 के अधिवेशन में ये बहस इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस में फूट पड़ गई और इसकी 2 विचारधाराएं अलग अलग चली गई। एक को नाम दिया गया गरम दल, जिसमें गरम मतलब एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें लाल बाल पाल हैं, और एक को नाम दिया नरम दल। नरम दल पुराने वाले उदारवादी हैं और गरम ये तिकड़ी प्लस इनके सारे यार दोस्त और इनके सहयोगी। 1907 में इसके बाद, अब जैसे तिलक एक एक्टिव मेंबर हैं, इनको जब तब जेल भी भेजा गया, कई बार जेल गए देश की आजादी की लड़ाई में, क्योंकि गांधी जी के साथ भी जुड़े थे ना, लेटर स्टेज में भी गांधी जी के साथ थे। तो अब ये कांग्रेस से अलग हो गए, गांधी जी की भी एंट्री नहीं है। गांधी जी इंडिया आए हैं 9 जनवरी 1915 को, उसके बाद वो एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएंगे अपना। अभी तक कांग्रेस में बड़े लीडर्स में गोपाल कृष्ण गोखले हैं या फिर ये लाल बाल पाल, इस टाइप के, एक उदारवादी और एक अंग्रेज कहते थे उग्रवादी। लेकिन हम क्यों कहें, हम कहेंगे हमारे गरम दल के क्रांतिकारी टाइप की फीलिंग्स वाले, प्रॉपर क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कहते थे गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाओ, चाहे अंग्रेज गलत कर रहे हैं स्पष्ट बोलो कि अंग्रेज गलत कर रहे हैं। तो ये उदारवादी और हमारे ये क्रांतिकारी टाइप की फीलिंग्स, इनको हम कह देते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट थे गरम दल वाले। 1908 में ऐसे ही किसी घटना में इनको जेल
की सजा हो गई। अंग्रेजी सरकार भांप गई और अंग्रेजी सरकार की पूरी कोशिश थी कि गरम को जैसे तैसे नीचे दबा के रखें। क्यों? क्योंकि गरम वाले जनता को भड़काते थे कि उठो, हथियार उठाओ और अगर जरूरत पड़े तो अंग्रेजों को यहाँ से निकालने की तैयारी कर लो। जबकि नरम वाले क्या कहते थे? ठीक है, अंग्रेज चले जाएंगे, शांति से आराम से अपनी बातें इनके सामने रखो, ये समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊंची इसको ब्रीड को बिलोंग करते हैं और अगर हम ढंग से अपनी बातें रखेंगे तो ये समझ जाएंगे। गरम वालों का कहीं ना कहीं डर था अंग्रेजी राज के मन में भी, इसलिए इनको दबाने की पुरजोर कोशिश करते थे और जब पुरजोर कोशिश होगी तो आप मानो टाइम टू टाइम इनको जेल में भी जाना पड़ेगा। ऐसी ही एक घटना के दौरान 1908 में तिलक को जेल की सजा दी गई और जेल देखना, मांडले जेल। मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया है कि हमारे यहाँ पे क्रांतिकारियों को और जो कांग्रेस क्योंकि कहीं ना कहीं जाके ना अंग्रेजों के फायदे के भी काम कर रही थी, ये सच्चाई है। देखो, इससे हम क्यों मुकरें? स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी कांग्रेस, लेकिन बीच में गड़बड़ हुई, फिर लेटर स्टेज में तो खैर गांधी जी ने जैसा चाहा वैसा कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस से अलग होके कभी भी कोई भी कुछ करता और पुलिस की नज़रों में वो आ जाता तो उसके दो ही रास्ते अपनाती थी ये, जो लोग थोड़े से कहीं ना कहीं डर का कारण बनते ब्रिटिश राज, या तो सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार का रास्ता या फिर मांडले जेल बर्मा का। तिलक पकड़ लिए गए, तिलक को कारावास की सजा हुई और मांडले जेल भेज दिए गए। मांडले और अंडमान जो गया ना सेलुलर में, ये मैंने बहुत बार बताया, वहाँ की कंडीशंस ऐसी थी, जानबूझ के वहाँ जेलों में ऐसा खाना सर्व किया जाता, वहाँ की आबो हवा ऐसी थी कि आदमी 100% बड़ी भयानक बीमारी से ग्रसित होगा ही होगा। अभी मैंने पिछली क्लास में बटुकेश्वर दत्त पढ़ाया था, याद होगा आपको? उनको टीबी हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस, और फिर खांसते खांसते एक दिन कैसे उनकी जान चली गई थी। ऐसे ही तिलक को भी डायबिटीज की बीमारी लग गई, यानी शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो गई मांडले जेल में रहते हुए, और फिर बाद में लेटेस्ट स्टेज में जाके बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो मांडले जेल से ये निकल के आते हैं, 1908 में यहाँ से गए थे, 1914 6 साल की मांडले जेल है। वहां से वापस आए, तब तक जेल में रहते रहते पढ़ा लिखा आदमी जो है ना, वो कभी भी अपनी चीज़ों को भूलता नहीं है और वो इतना मूर्ख भी नहीं होता कि हाथ पे हाथ रखा बैठा रहे। तिलक ने इस जेल में रहते हुए पढ़ाई लिखाई जारी रखी और यहाँ पर इन्होंने एक किताब लिखी, गीता रहस्य। गीता रहस्य ये किताब खूब बिकी, बाहर खूब खरीदी गई और इस किताब की अर्निंग जितनी हुई ना, जितना पैसा कमाया अपनी लिखी हुई किताब से, वो सारे का सारा देश की आज़ादी की लड़ाई में कहीं ना कहीं डोनेट कर दिया, किसी भी फॉर्म में, अपने पास नहीं रखा। तो ये भी इनका बड़प्पन था। तो ये जेल में रहते हुए किताब लिखी और इस किताब की सारी कमाई देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए डोनेट कर दी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। 1914 में जब ये जेल से छूटे तो 7-8 सालों में, इतना 6-7 सालों में समझ में आ गया था कि अलग विचारधारा के साथ बिना ऑर्गेनाइजेशन के काम करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वापस कांग्रेस के मेंबर बन गए। कांग्रेस में वैसे भी आप जानते हैं 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, मैंने बहुत डिटेल से बताया था कौन इसका मास्टरमाइंड था, कहाँ क्या हुआ था। लखनऊ पैक्ट, इसमें एक छोटा सा फिर से बता दूं, कांग्रेस के नरम प्लस गरम इकट्ठे हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की साझी बैठक हुई थी लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार इसके हेड थे, अध्यक्ष थे, और इसका जो मास्टरमाइंड थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। एनी बेसेंट का भी कहीं ना कहीं इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस वापस से एक साथ आ गई, यानी जो लाल बाल पाल टाइप के या और लीडर्स अलग हुए थे जिनको आगे काम करना था, अब गरम दल खत्म हो गया, वापस से सब लोग कांग्रेस के मेंबर बन गए। इसी दौर में आगे चलते चलते 16 में ही बाल गंगाधर तिलक जो है ना, कांग्रेस के मेंबर तो बन गए, पर मन में कहीं ना कहीं वो एक ज्वाला थी कि यार देश के लिए काम वैसे नहीं कर पाया जैसा सोचा था, जैसी इच्छा थी। इनकी इच्छा थी स्वराज की। क्या कहा था इन्होंने? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक की ही तो सेइंग है ये मराठी में। तिलक ने अखबार भी निकाले थे, 2 अखबार फेमस हैं बाल गंगाधर तिलक के, एक का नाम है केसरी और एक का नाम है मराठा। जो केसरी अखबार है ना और मराठा है, ये पहले वीकली थे, हफ्ते में एक बार आते थे, फिर केसरी डेली बेसिस पर आने लगा, यानी रोजमर्रा का दैनिक बन गया। तो केसरी और मराठा पहले वीकली मैगजीन और अखबार थे। जो मराठा देख रहे हो ना, इसकी भाषा थी इंग्लिश
और जो केसरी देख रहे हो ये मराठी में था। बहुत बार पेपर में ही आ जाता है, लोग सोचते हैं मराठा मराठी में होगा, नहीं, उल्टा है। केसरी की भाषा है मराठी और जिसका नाम मराठा है उसकी भाषा है अंग्रेजी। तो अखबार निकाल रहे हैं भाई, जर्नलिस्ट के काम पहले भी किए थे इन्होंने। जब वो स्कूल छोड़ा था मैथ्स पढ़ाते हुए टीचर ने, तो जर्नलिज्म में ही तो आए थे, यानी इनको अखबार की समझ पहले भी थी। 24 साल में 23 साल में अखबार निकालने की समझ थी इनके अंदर। तो ये देखो अखबार भी निकाल रहे हैं, ये स्कूल लेवल पे भी काम कर चुके, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे चुके। फर्ग्यूसन कॉलेज में कहीं ना कहीं इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में इन्होंने काम किया। अपना पर्सनल लेवल पे एक अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल भी खोला था और फिर ये राजनीति में आए तो एक्टिवली काम किया। लाल बाल पाल की तिकड़ी ने कई साल कोशिश की, बात नहीं बनी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बीज जरूर डाल दिया था यंग लड़कों के में, और जिसका कारण फिर आगे हमने देखा क्रांति का रास्ता ढेरों लड़कों ने पकड़ लिया था। ठीक है, तो इसके बाद देखो इसके 2 अखबार हुए इनके, और इससे पहले मैंने एक जिक्र किया था लखनऊ पैक्ट के बाद इसी साल में 1916 में एक लीग बनी थी जिसका नाम था होम रूल लीग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग। ये मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की थी मॉडर्न इंडिया पढ़ाते टाइम, यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी हैं, उनको आप देख सकते हैं। होम रूल लीग बेसिकली 2 लोगों की देन है। अगर इसमें भी दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो तो एनी बेसेंट, क्योंकि उन्हीं के देश का कॉन्सेप्ट था ये, आयरलैंड का, उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया और तिलक का साथ मांगा, क्योंकि तिलक एक आदमी है, घूम घूम के लोगों के बीच में इस बात को फेमस कर सकते हैं। और तिलक के ही कारण होम रूल लीग में, जहां स्टार्टिंग में 1916 में महज 1400 लोग थे, एक साल में घूम घूम के गांव में किसानों को, गांव के लोगों को, आम जनता को, औरतों को, सबको जागरूक किया कि होम रूल लीग क्या है, गृह शासन क्या होता है। और 1917 आते आते 1400 की वो संख्या बढ़ के 32,000 तक पहुंच गई। इसे कहते हैं काम करना। तब व्हाट्सएप और यूट्यूब और फेसबुक नहीं थे कि चीजें वायरल हो जाती। तब गांव गांव घूम के बिना माइक के भाषण देना पड़ता था बुलंद आवाज में, ताकि आप सामने वाले को जगा सकें। और आजादी के लिए जगाना कोई छोटी चीज नहीं थी, क्योंकि डर था अंग्रेजों का इंडियंस के मन में। 200 साल की पुरानी दास्ता को ऐसे ही थोड़ी हटाया जा सकता है, और उस डर से लोगों को निकाल लेना। और देखो कितना बड़ा प्रतिशत था, कहाँ 1400 और कहाँ 32,000। आज 32 लाख जितने हैं ना, तब 32,000 उतने थे, क्योंकि तब उतने तक रीच पहुंचना बड़ा मुश्किल था। होम रूल लीग इन्होंने बढ़िया चलाया और धीरे धीरे करके बहुत सारे यंग लड़के इसमें जुड़ते भी चले गए। फिर 1920 आया, ऐसे ही करके ठीक है, जब तक काम बढ़िया चला इनका। और फिर 1920 में 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हो गई। 1 अगस्त 1920 को याद करो, असहयोग आंदोलन वाला साल है। गांधी जी का कॉन्सेप्ट था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो 1920 में ये उस आंदोलन से पहले एक्सपायर हो गए, और इसीलिए इनके नाम का एक कोष गठित किया गया, तिलक कोष। और लोगों का प्यार देखो कितना था इस कोष में। कहते हैं उस टाइम पर, आज से 100 साल पुरानी बात है, आप 2020 में सुन रहे हैं बात, मैं बात कर रही हूं 1920 की। 100 साल पहले इस तिलक कोष में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। आज भी 1 करोड़ कीमती है, बहुत कीमती है आज भी 1 करोड़। इस टाइम पर 1 करोड़ जनता ने इकट्ठा कर दिया था कि भाई हम इस कोष में दान कर रहे हैं। तो एक एक आदमी ने, जो जो देश के प्रति ये था कि भाई तिलक ने कुछ किया है, तिलक कोष में इतना दान आया कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। ये थी तिलक की महत्ता इस देश के लोगों के मन में। तभी तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। और क्या कहा गांधी जी ने इनको? द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक भारत के निर्माता हैं ये। इतनी बड़ी हस्ती थे, जहां जब जरूरत पड़ी अपने आप को कैसे चेंज किया देखा। कभी ये टीचर के रूप में दिखाई दिए, कभी ये जर्नलिस्ट के रूप में दिखाई दिए, कभी ये लीडर के रूप में दिखाई दिए, कभी ये कहीं पे जरूरत पड़ी तो कांग्रेस से अलग हो गए, और जब जरूरत पड़ी तो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। यही बड़प्पन था इनका, कि अपनी चीजों पे ऐसे नहीं थे कि भाई मेरी ईगो है और मैं देश के लिए बदल नहीं सकता। जहां जब जैसी जरूरत थी वैसे ढल गए। और एक टीचर के रूप में एक बहुत बड़ा योगदान इनका देश में, कहीं ना कहीं क्रांतिकारी भावना वाले जो लोग हैं ना, वो इनको भी अपना आइडियल मानते थे। और इनको भारतीय अशांति का जनक ये नाम दिया था, कि इंडिया में जो ये अशांति फैली है ना, उसका एक बड़ा ये ब्रिटिश सरकार कहती थी, उसका एक बड़ा कारण है तिलक। तो लाल बाल पाल की तिकड़ी के कारण एक अशांति पैदा हो गई थी। वो अशांति हमारे फेवर की थी, क्योंकि उस अशांति ने ही जन्म दिया आने वाली पीढ़ी में क्रांतिकारियों को। भगत सिंह जैसे जो लड़के निकले थे ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से प्रभावित थे।
तिलक जो हैं इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और अगर देखें तो ऐसे क्रांतिकारी नहीं है जैसे कि भगत सिंह जैसे लोग थे, लेकिन तिलक भी उस टाइम के अनुसार अगर देखा जाए, जब उस पुराना टाइम, भाई 1856 तो पुरानी बात है ना, उस टाइम को देखें तो तिलक का योगदान बहुत बहुत अतुलनीय है। चलिए, तिलक के बाद अगला टॉपिक आज जो एक दूसरे बहुत बड़ी हस्ती का जन्मदिन है, आप जानते हैं उन सभी लोग उनका नाम, इनका नाम है चंद्रशेखर। नाम तो चंद्रशेखर तिवारी है, पर महज 15 साल में अपने नाम के आगे इन्होंने आजाद लगा लिया था। चंद्रशेखर तिवारी ही चंद्रशेखर आजाद है। आज़ाद के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मेन आज जिनकी इम्पोर्टेंस है, जिनको कि सीखना चाहिए हमें, एक यंग जो नौजवान पीढ़ी मुझे देख रही है, सुन रही है, आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस होनी चाहिए इन सभी लीडर्स की, क्योंकि इनसे जो इन्होंने किया ना वो सब आज के कंटेक्स्ट में भी कीमती है। आज भी ज़रूरत है देश में, समाज में ऐसे बदलावों की जिनकी कभी इच्छा इनके मन में थी। तो पहले आज़ाद के बारे में जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद या चंद्रशेखर तिवारी एक छोटे से गांव में जन्मे थे, एमपी के एक छोटे से गांव में जन्मे। और अच्छा, परिमल सर कह रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग से पहले परिमल सर थोड़ी देर जुड़ना चाहते हैं आप लोगों से। चलिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में 5-10 मिनट सर बातचीत करते हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों की जब भी बात होती है तो सर कहते हैं कि नहीं, मैं भी ज़रूर बोलूँगा। उस दिन पट्टुकेश्वर दत्त वाली क्लास में सर नहीं आए थे तो सर बाद में कह रहे थे कि मुझे भी कुछ ना कुछ बताना था। चलिए, सर से मिलिए, फिर थोड़ी देर में मैं दोबारा से आपके साथ जुड़ती हूँ। गुड इवनिंग सब लोगों को। ये जैसे हम बीच बीच में अलग अलग क्रांतिकारियों के बारे में यहाँ बातें बताते हैं, अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम बातें बताते हैं, हम देश की आज़ादी के आंदोलन के बारे में बताते हैं। हम आज इन सब बातों के बारे में क्यों करें? मैं एक टाइम था जब मैं नौजवान भारत सभा का सदस्य था और बहुत सारे लोग हमारे से क्वेश्चन करते थे, बहुत सारे लोग, कि भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, जो उनके साथी थे, जो उस टाइम पर कहानी थी, तो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे और देश की आज़ादी आ गई है। देश की आज़ादी आने के बाद अब वो औचित्य नहीं रहा, अब वो बात नहीं रही। तो एक जो आदर्श हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था कि देश आज़ाद हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास यहाँ पर आ जाएंगे, लॉर्ड इरविन लॉर्ड कैनिंग की जगह पर, यहाँ से गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेज आ जाएंगे, लेकिन शोषण का ये साम्राज्य ऐसे ही चलता रहेगा, लोग ऐसे ही भूख से मरते रहेंगे, लोगों के पास रोजगार की कमी होगी, लोगों के पास अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की कमी होगी। ऐसा भगत सिंह ने अपने जेल में जाने के बाद अलग अलग अध्ययन से पता करके और एक आइडिया लगा करके उसने कहा था। नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र जो है जब उन्होंने लिखा, तब उन्होंने लिखा कि आज, उस टाइम पर उन्होंने लिखा था, आज के संदर्भ में इस बात को महसूस करना, आज जब देश के बड़े बड़े लीडर अपने आदर्श के प्रति आस्था खो बैठे हों, उस टाइम पर नौजवानों को अपनी रूह में हरकत पैदा करने की जरूरत है। आज हम इन बातों को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज जो देश के बड़े लीडर्स हैं, आज जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे हम बात करते हैं भाई रेल बेच दी, अब जो है पेट्रोल बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिया, शिपिंग कॉरपोरेशन बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, तो फिर लोग बोलते हैं कि मैं कांग्रेसी। अब हम ये बात कह रहे हैं, चाहे कांग्रेसी की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो, तो ऐसा कौन सा लीडर है, अभी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया और वो कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है। हमारे हिस्से में तो जीएसटी भरना आएगा, हमारे हिस्से में तो पैसा भरना आएगा, हमारे हिस्से में बेरोजगारी आएगी, हमारे हिस्से में अशिक्षा आएगी। स्कूल्स के अंदर क्या हो रहा है, अब बड़े पैमाने पर चीजों को बेचा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, वहां आकर के उसने अपना व्यापार शुरू किया, धीरे धीरे भारतीय उपक्रमों के ऊपर उसने अपना कब्जा जमाया और धीरे धीरे जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी वैसा ही देश में होता था। अब धीरे धीरे उसी तरफ बातें चल रही हैं। इस कारण से जो देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान जितनी बातें हुई थी, आज हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आज हमारे सामने वो बेरोजगारी, आज वो भूखमरी, आज वो अशिक्षा,
आज अच्छे इलाज की कमी जो पॉसिबल हो सकता है नहीं है, कारण गलत नीतियों के, भ्रष्टाचार के, और वो जो चीजें थी, जो भारतीय संयंत्र थे, इनको धीरे धीरे, जैसे उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो आज कोई विदेशी कंपनियां, कोई भारतीय कंपनियां धीरे धीरे उन सभी संयंत्रों को, अगर सभी भारतीय रेल प्राइवेट हो गई तो ये चाहेंगे तो चलेंगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेंगी। ये जिस प्रकार का मूवमेंट लोगों को चाहेंगे वैसा चलाएंगे, बाकी नहीं चलाएंगे। जिस प्रकार से अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का हाल हुआ है वैसा ही हाल वहां पर हो जाएगा। अब सरकार अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, अपने नेताओं को जवाबदेह बनाने की बजाय सारी चीजों को पहले छोड़ा, उनका हाल बिगाड़ा और फिर उनको बेच रही है। इस टाइम पर अच्छी शिक्षा कहाँ मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य कहाँ मिल रहा है? सरकार सिर्फ टैक्स लेगी देगी कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा रोजगार क्यों नहीं होना चाहिए हमारे पास, ये सवाल हमारे मन में है। अगर हम लोग सिर्फ वोट डाल करके इतिश्री समझेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। जिनको वोट दिया उनसे सवाल पूछना पड़ेगा, चाहे किसी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा हो, उसी से सवाल पूछो कि आपने वादा क्या किया था और अब क्या हो रहा है। देश एक दिन में नहीं बदलता है। 1857 की क्रांति सफल होने के बाद 1947 में आजाद हुआ भारत, और आज जो है, जैसे हम बात कर रहे थे, जर्नली हम इस प्रकार से बातें करते रहते हैं कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना होता और यूरोपीय ताकतें कमजोर ना होती तो जैसे अफ्रीका 90 तक चलता गया, हो सकता है हमारा दुर्भाग्य रहता, वहां तक पहुंच जाता मामला। इस प्रकार से अब वो जो बहुत सारी कहानियां घटी, बहुत सारी चीजें हुई, और इसी प्रकार से एक और जो है, आज एक बहुत बढ़िया जो एक कोट था कि अन्याय का विरोध जितना लेट चालू करोगे, अन्याय का विरोध जितना लेट चालू करोगे, आपको संघर्ष और कुर्बानियां उतनी ज्यादा देनी पड़ेंगी। संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, कुर्बानियां ज्यादा देनी पड़ेंगी। आज हाल उसी तरफ चल रहा है। लोगों को अच्छा लग रहा है, रेलवे बेचना अच्छा लग रहा है, लोगों को एयर इंडिया बिकता हुआ अच्छा लग रहा है, LIC बिकता हुआ अच्छा लग रहा है। ऐसे जो है लोगों की नजरें बांध दी गई हैं कि कुछ भी होगा तो वो अच्छा नहीं। ये देश के संसाधन हैं, ये आम जन के संसाधन हैं, ये आम जन के टैक्सों से खड़े हुए हैं, ये आम जन की भागीदारी से बने हैं, और हम लोगों को ही वहां पर नौकरियां मिलती हैं, रोजगार मिलता है, आने जाने के लिए सस्ते साधन मिलते हैं, हम लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। वे सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। लोग ना रोएं, लोग दुखी ना रहें, इस कारण से जागने की जरूरत है। हम लोगों को जागना होगा, क्या सही और क्या गलत हो रहा है ये सब देखना होगा। इसी काम को, इन गलत कामों को देखते हुए ही जो जिंदा लोग थे ना, जिंदा दिल लोग थे, जिनके आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, जिनके आज हम शहादत दिवस मनाते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर यूट्यूब पर बोलते हैं और आप लोग सुनते हो, उन सभी लोगों के बारे में सिर्फ हम नहीं, पूरे देश के अलग अलग कोनों में बहुत सारी जगहों पर वो चीजें चलती हैं। आज कोरोना के कारण बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन लोग फिर भी इस काम को कर रहे हैं, और लगातार हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। इनके बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। जो वो काल था, उस टाइम पर अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए अधिकार छोड़े ही नहीं थे। टैक्स लेते, पैसा लेते, और यहां से सामान यूरोप ले जाते, इंग्लैंड ले जाते, और यहां पर संसाधन छोड़े ही नहीं, जिसके ऊपर लिखा गया था ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, कि यहां से संसाधनों का दोहन हो रहा है। वहां से आता कुछ नहीं, यहां से जाता है बस। जमीन टैक्स लेते, उस टैक्स के पैसे से यहां से सामान खरीदते, सामान को जहाजों में ला देते और ले जाते। तो यहां से सिर्फ जाता था, आता कुछ नहीं था। उसके चलते क्या हुआ, भारत में अकाल आने लग गई, भारत में भूखमरी आने लग गई, भारत एक गरीब राष्ट्र हो गया। सोने की चिड़िया जो राष्ट्र था वो एक गरीब राष्ट्र में कन्वर्ट हो गया, कारण विदेशी कंपनियों के यहां से माल के दोहन के कारण। और वैसा ही काम अब भी हो रहा है। विदेशी कंपनी भारत में आती है, भारतीय बैंकों से लोन लेती है, भारत में ही कंपनी बनाती है, यहीं पर के लोगों को काम पे लगाती है, लाई कुछ नहीं, और यहां से प्रॉफिट लेके जाती है। और अगर बाई चांस कंपनी नहीं चली
तो बैंक के पैसे यहाँ के मर गए, जमीन यहाँ की खराब हो गई, लोगों को सैलरी यहाँ पर नहीं मिली, लोगों दोबारा से बेरोजगार फिर हो गई वो यहाँ के। तो यहाँ पर उनका कोई रिस्क नहीं होता, वे यहाँ पर आते हैं, लोन यहीं के बैंकों से, जमीन यहीं के किसानों की, यहीं के लोगों को उसमें लगाते हैं। प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट ले गए, और लॉस हो गया तो अपना वो प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। यहाँ पर जो है फिर बैंक और ये वो सब चीजें दिवालिया, एनपीए में चला जाता है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें जानना समझना चाहिए। आज हम बैंकिंग के पेपर में बातें करते हैं, तो बैंकिंग के पेपर में जितना जीएस आता है वो आप सभी लोगों को जानना और समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब पहले 20 बैंक थे नेशनलाइज्ड बैंक, 20 बैंकों से धीरे धीरे घटा घटा करके 12-13 कर दिए गए थे। अब उससे फिर घटा रहे हैं, अब सिर्फ 5 छोड़ेंगे। 8 राष्ट्रीय यहां पर बीमा कंपनियां हैं, उनको घटा करके सिर्फ 2 छोड़ेंगे। मतलब जो देसी संसाधन हैं, जो देश की आजादी के बाद हमारे आप लोगों के बाप दादाओं ने टैक्स का पैसा दिया, जिनके दम पर वो सब संसाधन खड़े हुए, आज उनको औनी पौनी कीमतों पर बेचा जा रहा है। और फिर से वही काम जो एक कंपनी का शासन था और फिर विदेशी शासन बना, तो उसी रास्ते पर भारत दिखाई देता है। तो हम लोगों को आज चाहिए, पहला काम हमारे सामने क्या करे भारत, सबसे पहला काम है कि हम खूब पढ़ें। जिस दिन हम बात पूछने जाएंगे ना, तो तुमसे पूछेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो आती नहीं यार, तुम क्या बातें करते हो, तुम लोगों को टाइम डिस्टेंस आता नहीं, तुम कैसे बातें करते हो। पहला काम हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। दूसरा काम इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और इकोनॉमिक्स, इन 3 चीजों का तो इतना गहन अध्ययन हमारे पास होना चाहिए, इतनी डीप स्टडी होनी चाहिए, तब हमें पता चले कि कौन सी पॉलिसी कहां जा रही है, ये क्या कर रही है, इसका क्या असर हमारे ऊपर पड़ेगा। कुछ लोग हैं मूर्ख, उनको पता नहीं है, वैसे भोंपू है, भोंकते रहेंगे। आप लोगों के पास अगर गहन ज्ञान है, अगर आप लोगों के पास तर्क है, तो आप कहीं पर भी उनके सामने बहस कर सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। आपके पास ज्ञान नहीं है, तर्क करोगे, दिक्कत है। आपको लोकल लेवल पर लड़ाई नहीं करनी। पहला काम है नॉलेज स्प्रेड, नॉलेज गेन। पहले पढ़ो लिखो, ज्ञान प्राप्त करो, और फिर उस ज्ञान को हर जगह पर फैलाओ। जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो शहीद थे, जिनके आज हम जन्मदिन शहादत दिवस मनाते हैं, उन लोगों के क्या सपने थे, क्या आदर्श थे, उनकी जीवनियां पढ़ो, सुनो, और फिर उसको आज की लाइफ में रिलेट करो और उसको फिर एग्जीक्यूट करो। देश बदलने के लिए देश के नौजवानों को खड़ा होना होता है। आज तुम्हें और हमें खड़ा होना होगा। थोड़े दिनों बाद तो जो है फिर लोग मुझे नौजवान कहेंगे नहीं, बुजुर्ग कहने लग जाएंगे। एक बार हमारा एक साथी था, उसकी उम्र जैसे अब जो है मेरी उम्र जो है 1.5 उस पर पहुंच रही है, 45 है, तो 47-48 के होंगे। एक बार जो है नौजवान भारत सभा का बोले जो है कार्यक्रम करेंगे, हिंदू कॉलेज था, वहां पर जो प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहां पर खड़ा होकर के मैंने कहा भाई 4 आदमी कैसे प्रोग्राम करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, 20-30 आदमी हो। तो बोला जो है ना, कई बार स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस हो जाती है। बोला तुम लोग भी जो है मेरे साथ मत खड़े हो, मैं अकेला करता हूं। और एक वहां पर रेडी खड़ी थी खाली, उस रेडी के ऊपर चढ़ गए, भाई सुनो सुनो सुनो, इस प्रकार से तालियां बजाई, सुनो एक पागल नौजवान आप लोगों के बीच में है। तो हम लोग हंस रहे थे, तुम नौजवान कहाँ हो, तो बुजुर्ग हो गए हो। तो इस प्रकार से वो बातें कर रहे थे। तो थोड़े दिनों में तुम लोग भी हमें बुजुर्ग और ये सब बातें कहने लग जाओगे। लेकिन जो विचारों से नौजवान होते हैं, वे नौजवान रहते हैं, वे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। आज जो देश के अंदर सीन चल रहा है इस कोरोना काल में, भाई साहब, अस्पताल नहीं बन रहा, मंदिर बन रहा है। कुछ दिनों पहले यहां एम्स और आईआईएम नहीं बने, यहां पर मूर्ति लगाई गई 3000 करोड़ रुपए की। मैं इन बातों की निंदा करता हूं। आप लोगों में से जिसको जो कहना हो, जो सोचना हो, जो सोचे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जैसे इस कोरोना काल, इस महामारी के समय में अस्पताल काम आए, तो आज अस्पतालों की जरूरत है। वैसे तो कहते पैसे नहीं है, पर राम मंदिर के नाम के पैसे हैं। वैसे तो पैसे नहीं है, पर मूर्ति के नाम के पैसे हैं। मूर्ति भी चाइना से बनवाई गई थी, आप लोगों को याद ना हो तो। और बहुत सारी चीजें इस प्रकार से, कितनी ही चीजें हैं जो अनावश्यक चीजें बनती हैं, और जो आवश्यक लोगों के काम की चीजें हैं वे नहीं बनती हैं। आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी कहें, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन आज हम लोगों को आंख नाक कान खोल करके सोचने की जरूरत है। सिर्फ मेरी क्यों सुननी? भगत सिंह, उसको तो आप आदर्श मानते होगे, उसकी जीवनी पढ़ो ना, भगत सिंह की जेल नोटबुक पढ़ो ना, भगत सिंह विचारों की शान पर किताब क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग? चंद्रशेखर आजाद की जीवनी पढ़ो, इनके संस्मरण पढ़ो, कहां दिक्कत है? जितने
देश की आजादी में लड़ने मरने वाले लोग थे, उनके साथियों के संस्मरण पढ़ो ना कि वो क्या चाहते थे, किस काम के लिए वे मरे, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर क्यों चूमे, उन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान क्यों कर दी। और अधिकतर लोग आप लोग पाओगे वे सभी शिक्षक थे, वे टीचर्स थे, वे अपनी जिम्मेदारियों के साथ नौजवानों को अवेयर कर रहे थे, बता रहे थे, पढ़ा रहे थे। ये देश के शिक्षकों का काम है, वे लोगों को बताएं कि आज जरूरत किस बात की है और हम इस काम को करते रहेंगे। चलिए मैं इतनी ही बातें करता हूं, अभी मैम और करेंगी। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, जिन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया था, जिन्होंने HSRA, तो एक कमांडर इन चीफ ये थे, भगत सिंह इनके साथ रहते थे, भगत सिंह इनको पंडित जी कह करके जो है इनका जो है मजाक उड़ाते थे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बहुत सारी बातें आज आपको देखने सुनने को मिलेंगी। अभी जो है आप लोगों ने तिलक के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं। इस प्रकार से जितने लोगों को भुला दिया गया है इतिहास के पन्नों में, जो दफन हो गए हैं, वे इस YouTube चैनल पर आप लोगों को बीच बीच में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग यूं ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सही को सही और गलत को गलत करते रहिए। अभी एक सेशन और चलेगा मैम का। थैंक यू वेरी मच। सर की बातचीत सुन के उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए रोज ना सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं होता। अभी मैंने जो बताया, मैं देख रही थी एक आधा कोई बंदा लिख रहा था कि सर प्लीज पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए। अभी मैंने क्या बताया था इससे पहले जब ये पढ़ाया तिलक के बारे में, कि तिलक एक ऐसे टीचर बिल्कुल नहीं थे जिन्होंने सिर्फ रटंतू तोते बनाने के लिए स्कूल खोला था। उनका स्कूल खोलने का टारगेट सिर्फ एक था कि ऐसी युवा पीढ़ी, एक ऐसा युवा वर्ग वो तैयार कर सकें जो सोचने समझने में सक्षम हो। तो मैं तो सच में ये चाहती हूँ कि जितने लोग हमसे जुड़े वो रटंतू तोते बिल्कुल ना बने, ना वो अंधभक्त बने, वो देशभक्त बने और ये देखें, ये एनालाइज करें कि आज की जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, रोज अखबारों में जो चीजें आ रही हैं, क्या वो देश हित में हैं या हित में नहीं है। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम इतिहास में बहुत सारी कहानियां सुनाती हूँ। यही टारगेट होता है कि पुराने लोगों में क्या अच्छाइयां रही और क्या उस दौर की कमियां रही जो कि आज हमारी राजनीति को समझने में हेल्प करती हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, मैं और सर और हमारे सभी टीचर्स, कि आप रटने वाले जो मूर्ख होते हैं ना, वो तोते वैसे ना बने। आप एनालाइज करें। जो ये लोग अभी भी लिख रहे थे एक दो कि सर पढ़ाइए पढ़ाइए, रोज तो पढ़ते हो, पढ़ के अगर तुम्हारा इतना बुद्धि का विकास नहीं हुआ कि आज की पढ़ाई तुम्हें जागरूक करने के लिए है। ये जितने बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस देश की आज़ादी के लिए, जानते थे कि आज़ादी का खुद नहीं देख पाएंगे कि रंग कैसा होगा, लेकिन फिर भी कफन को चूम लिया सिर्फ इसलिए कि भावी पीढ़ियां उस आज़ादी को देख पाएं। इनफैक्ट इनके वाली आज़ादी अगर सच कहें तो आज तक मिली ही नहीं है। ये दिखावटी आज़ादी है। और आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि भगत सिंह के सपनों का भारत ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा भारत आज है। चलिए पहले आज़ाद के टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। 23 जुलाई को जन्मे थे चंद्रशेखर आजाद, और बहुत छोटी सी उम्र में, भगत सिंह जैसे बहुत यंग थे, ये उनसे एक ही साल तो बड़े थे। वो 1907 का बर्थ है, इनका 1906 का। अभी जिसके बारे में बात हमने की थी 1856, यानी 50 साल का अंतर था एज में। लेकिन जब मौत की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि ये जब एक्सपायर तो क्या, इन्होंने तो खुद को गोली मारी थी, क्योंकि कहा था कि अंग्रेजों के पास आज तक वो गोली ना है न ही बनेगी जिससे कि आजाद को मारा जा सके। और अपनी कथनी को ये सच करके गए थे, तो अपनी कथनी को इन्होंने करनी में बदल दिया था। जब चंद्रशेखर तिवारी या चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ तो कोई बहुत रिच या बहुत बड़े इलाके में ये नहीं थे। एक छोटे से पिछड़े हुए गांव में इनका जन्म हुआ था, और बहुत यंग एज में ही तर्क बहुत किया करते थे। कदकाठी बहुत तगड़ी थी, लंबे तगड़े, मतलब बॉडी बिल्कुल फिट टाइप की थी। और महज 13 साल में कहते हैं पिताजी से एक बार बहस हो गई और घर छोड़ के चले गए, फिर वापस घर नहीं लौट के आए।
कहीं खाया पिया, भूखे रहे, जैसे तैसे इंडिपेंडेंट बन गए थे महज 13 साल की उम्र में। माँ को इनसे बहुत लगाव था, भाई सभी माओं को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की माँ चाहती थी कि ये संस्कृत पढ़ें और संस्कृत के स्कॉलर बने। तो काशी विद्यापीठ उस टाइम बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पर, तो उनकी इच्छा थी कि ये काशी विद्यापीठ में जाके संस्कृत पढ़ें। 13 साल में घर छोड़ के चले गए, ट्रेन में बैठ के, और जैसे बच्चा होता है नींद आ गई, जाके सीधे उतरे मुंबई में। जब मुंबई में उतरे तो मुंबई उस टाइम पे भी बाकी इलाकों के मुकाबले बहुत एडवांस था। उस दौर में भी, जैसे आज माया नगरी है ना, तब भी मुंबई बहुत बड़ा शहर था। तो मुंबई जाके इन्होंने, अब जैसे बच्चा है तो भूख तो लगेगी ना, खाने पीने का सामान कहाँ से, तो एक छोटे से होटल में झाड़ू पोछा बर्तन टाइप के छुटपुट से काम शुरू कर दिए। वो कामकाज किए, फिर लगा कि यार इसलिए थोड़ी घर से भागा था, मुझे कुछ अच्छा करना है। कहते हैं कई बार इन्होंने बड़े बड़े शिप्स में सामान ढोने का भी काम किया कि कुछ आमदनी हो जाए तो मैं आराम से, मेरा खाना पीना गुजर बसर हो जाए। कहते हैं कहीं कहीं पे इन्होंने पेंटिंग का भी काम किया। 13 साल का बच्चा इंडिपेंडेंट था और घर वापस जाने को तैयार नहीं। अगर आम बच्चा हो तो वापस घर चला जाए, क्या फर्क पड़ गया, लेकिन इनको ये था कि जीवन जीऊंगा अपने प्रिंसिपल्स के साथ। और माँ की वो बात याद थी कि माँ की इच्छा थी कि मैं काशी विद्यापीठ में पढ़ूं। 2 साल खूब मेहनत करके थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लिया और पढ़ने पहुंच गए काशी विद्यापीठ। संस्कृत के स्कॉलर बनने का सपना जो माँ ने देखा था, इनके मन में वो बात थी कहीं ना कहीं, इसलिए पढ़ने पहुंच गए। ये जो घटनाएं बता रही हूँ 1906 में जन्मे हैं और अब ये लगभग 15 साल के हो गए हैं, 15 ईयर्स के। 13 साल के घर छोड़ के चले गए थे, 15 साल के हैं और इस टाइम पर 14-15 साल के हैं। 1920 की घटना है जब देश में गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था, असहयोग आंदोलन। और इसमें गांधी जी ने, याद है क्या कहा था, कि सभी स्टूडेंट्स, छात्र जितने पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजों में, स्कूलों का त्याग करो, सहयोग मत करो। सारे अंग्रेजों के अंडर चलने वाले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, जितनी चीजें हैं, दफ्तर, सब में से काम बंद कर दो। उसी दौर में गांधी जी से इतने इंप्रेस हुए आजाद कि गांधी जी की बात मानकर और अच्छी खासी पढ़ाई करने गए थे, लेकिन छात्रों के संघ में शामिल होके और फिर जैसे एक होता ना विद्रोह में, ये भी शामिल हो गए। बहुत सारे लोग पकड़े जाते थे, ऐसे जो विद्रोही टाइप के लोग थे, ये भी पकड़े गए, पुलिस के हत्थे ये भी चढ़ गए। पुलिस वाले पकड़े, 4 कहते हैं पकड़े गए थे इकट्ठे। ये 3 की एज बड़ी थी तो उनको तो जेल वाले पूरी कहानी चली उनके साथ। ये क्योंकि यंग थे अभी, तो पकड़ के इनकी पेशी हुई मजिस्ट्रेट के सामने। और सबने वो किस्सा सुना ही होगा। तो मजिस्ट्रेट ने इनको कटघरे में खड़ा किया, पूछा हाँ बताओ नाम क्या है तुम्हारा, तो तुरंत बोले आजाद। तो माँ का नाम आजादी, पिता का नाम स्वतंत्रता, घर का पता तो जेल खाना। तो ऐसे आंसर सुन के वो गुस्से में आ गया मजिस्ट्रेट की, अच्छा पागल बच्चा है, अब इतना बड़ा भी नहीं है कि कोई वैसी सजा दी जाए। तो बोले इसका अकल ठिकाने लगाने के लिए 15 इसको कोड़े लगाओ। ले गए उसमें जेल टाइप में लेके, और फिर वो कोड़े आप जानते ही हैं, ऐसी वो स्टिक हुआ करती थी, ऐसी लकड़ी जिसको कहते हैं पानी में भिगो के रखते थे ताकि वो फूल जाए, और मतलब इतनी सख्त हो जाए कि जैसे ही वो शरीर पे पड़े तो मांस, चमड़ी समेत मांस निकल के बाहर आ जाए। इतनी तेज पड़ते थे कोड़े। कई लोग सोचते हैं कोड़े मतलब छोटे छोटे डंडे मार, डंडे नहीं, मांस बाहर निकलता था कोड़े खाने का। 15 कोड़े मारे, हर कोड़े पे चिल्लाते रहे भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जब 11वां कोड़ा पड़ा ना तो गांधी जी की जय। यानी गांधी जी से कितने इंप्रेस थे 15 साल में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। चौरी चौरा हत्याकांड मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। जैसे ही खबर लगी कि ये आंदोलन जिसके कारण मैं पकड़ा गया और आज़ादी बिल्कुल पास थी और ये अब गांधी जी ने वापस ले लिया, गुस्से से भर गए। गुस्सा बहुत था, आज़ाद बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन कभी भी गरीबों को और ऐसे लोगों को परेशान नहीं करते थे। कदकाठी बहुत तगड़ी थी, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं मन में था, उफान था, और उसको रास्ता चाहिए था बाहर निकलने का। संस्कार अच्छे थे। जो लड़का 15 साल में, 13 साल में घर से भाग के माँ की बात को याद करके काशी विद्यापीठ में एडमिशन ले रहा है, मेहनत करके कमा के खा रहा है, इसका मतलब उसमें संस्कार अच्छे हैं। तो इसीलिए गुस्सा निकाला, लेकिन गुस्सा गांधी जी पे नहीं निकाला, गुस्सा निकाला रास्ता बदल के। और अब ये रास्ते पे आ गए, क्रांति के रास्ते पे, और डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर सकूं। गांधी जी की तरह नहीं कि आंदोलन चलाया और जब देखा कि गड़बड़ चढ़ तो वापस ले लिया। क्रांति का रास्ता इनके जाने का एक कारण था मनमथ नाथ गुप्ता नाम का एक आदमी। ये मनमथ नाथ वही है, अगर आपने राम प्रसाद बिस्मिल का लेक्चर लिया तो मैंने इनकी पूरी डिटेल कहानी आपको बताई थी। तो मनमथ नाथ गुप्ता से इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने देखा ये लड़का तो भरा पड़ा है और ये अंग्रेजों का कुछ भी
मतलब ये मान लो कि किसी भी पार्ट पे जाके उनको खत्म कर सकता है और देश के लिए कुछ भी कर सकता है। मरना तो बहुत छोटा काम था। उन्होंने इनकी मीटिंग करवाई राम प्रसाद बिस्मिल के साथ। राम प्रसाद बिस्मिल वही बिस्मिल जिन्होंने HRA के गठन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कई लोग थे ना जिनमें बिस्मिल का नाम भी लिया जाता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने इनसे बातचीत की और पहली मुलाकात में भांप गए कि ये लड़का देश के लिए मरने मिटने वालों में से है। और राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा ठीक है, तुम जैसे क्रांतिकारियों की हमें जरूरत है। और 1924 में जो संस्था बनाई गई थी HRA, इसका मेंबर बना लिया गया उस यंग नौजवान लड़के को जो देश के लिए मरने मिटने को बिल्कुल तैयार था कि आज मर सके, अगर आज़ादी मिलती हो ना मैं आज मर जाऊंगा। HRA का मेंबर बन गया। लेकिन ऐसे मरने से आज़ादी थोड़ी आनी थी, काम करना था, जंग लड़नी थी अपनों से भी, क्योंकि अपने भी तो आधे ये थे ना कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो HRA में इनको काम जिम्मेदारी सौंपी गई। भी क्या काम? तो कहा कि ये लड़का हट्टा कट्टा है, इसका बिल्ट बढ़िया है, इसको काम दो, फंड इकट्ठे करेगा। भाई कोई भी पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था ना बिना फंड्स के ना तो तब चल सकती थी ना आज चल सकती। हर काम में पैसा तब भी चाहिए था, आज भी चाहिए। तब भी क्रांतिकारियों को अगर पैसा ना मिलता, हथियार कहां से लाते? क्रांति के लिए हथियार चाहिए ना, पिस्टल चाहिए, गोली चाहिए, सब कुछ चाहिए था। कहां रहेंगे? 2-2, 4-4 महीने इनको गायब रहना पड़ता अंडरग्राउंड। तो क्या खाएंगे, कैसे काम चलेगा? यानी पार्टी के पास, संगठन के पास पैसा होना जरूरी था। और वही संगठन मजबूत बनते थे जिनकी की बैक स्ट्रांग होती थी, जैसी कांग्रेस की थी। तो HRA ने कहा कि भाई ये लड़का स्ट्रांग है, बिल्ट अच्छा है और ये जो है बहुत बढ़िया काम कर सकता है, फंड्स इकट्ठे करेगा। अभी यंग भी था तो इनको काम दे दिया HRA ने कि तुम फंड्स इकट्ठे करो, पैसा इकट्ठा करो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब सोचो पैसा कहां से आएगा? कॉमन सेंस अपनी लगाओ। कोई ये तो है नहीं कि बिजनेस खड़े हैं उठा के ले आएगा। पैसा अंग्रेजों से छीनना पड़ेगा। भाई इंडियन से पैसा क्यों छीने? इंडियंस तो ऑलरेडी बेचारे दुखी हैं, शोषित हैं। तो जो शोषणकारी सरकार है इसका पैसा छीनेंगे, वो पैसा उनका थोड़ी हमारा है। और इस तरह इन्होंने जो उस टाइम की ब्रिटिश सरकार थी ना, उस टाइम की सरकार इनकी प्रॉपर्टीज को लूटना शुरू कर दिया। ये बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारे पैसे पे ऐश मारती थी अंग्रेज सरकार, सारा पैसा हम इंडियंस का था। तो इन्होंने सोचा कि हमारे देश का पैसा और ये ऐश मारते हैं, ये पैसा हमारा है, हमारा हक है। और ऐसे ही एक कारण में आपने सुना होगा 1925 का काकोरी रेल घटना, जो मैंने बहुत बार पढ़ाई है डिटेल से। लोग इसको काकोरी रेल कांड कहते हैं और ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव काम किया, जबकि क्रांतिकारी बंधुओं ने कुछ भी नेगेटिव नहीं किया। अपना पैसा था, हमारी जरूरत थी, इसलिए लूट लिया। भाई तुम्हारा पैसा हो, हम छीनते हो तो गलत, ये पैसा भी तो हमारा था। लेकिन ब्रिटिश सरकार हमारे शाही खजाने को ट्रांसफर कर रही थी और वो हफ्ते भर में ऐसा कई बार करते थे। तो इन्होंने पहले तो नोटिस किया कि कैसे कैसे ट्रेन जाती है, उसमें ताला लगता है कि नहीं लगता, कितनी चौकसी है, कितने लोग एक्टिव हैं, कैसे कैसे प्लान किया। और फिर कई सारे आदमियों ने आके ग्रुप में और फिर यहाँ एक अपना ट्रेन में चढ़ गए, क्योंकि वो एक डिब्बा था बस जिसमें खजाना जाता, पीछे नॉर्मल लोग बैठे, किसी को नहीं पता और उसकी चौकसी भी ज्यादा नहीं थी। फाइनली जब वो काकोरी स्टेशन पे पहुंचने वाली थी, उससे कुछ पहले उसको रुकवा लिया चेन खींच के और फिर फायरिंग वायरिंग करके सबको बता दिया कि हम किसी को मारने नहीं आए, हम सिर्फ ये खजाना लूटेंगे। जो अंग्रेज टाइप के आदमी थे 2-3 उसकी सिक्योरिटी में, उनको मार दिया। एक इंडियन मारा गया, वो अपनी बेवकूफी में, उसकी कहानी मैंने आपको बताई थी। तो काकोरी रेल कांड जिसको कहते हैं, हमारे लिए काकोरी रेल घटना, इसमें खजाना लूटा लेकिन ये पकड़े गए। आजाद नहीं, कई लोग भाग गए, कई लोग बच गए, लेकिन कुछ बड़े लीडर्स पकड़े गए जिनमें मैंने आपको पूरे नाम बताए थे, कैसे किनको काला पानी भेजा, किनको फांसी हुई। और HRA एक मजबूत संगठन जो भविष्य में बन सकता था, जिसमें कि कैलिबर था, जिसमें योग्य नौजवान लड़के थे जो आजादी के लिए मरने को तैयार, वो काम करने से पहले ही पकड़े गए। 1924 में तो पार्टी बनी थी, संगठन बना, 25 में काकोरी रेल घटना में वो सब लगभग सारे लोग 39 के आसपास लोग पकड़े गए और इन सबको क्रूरता से खत्म करने का टारगेट सरकार ने बना लिया। कोई बात नहीं, विचार थोड़ी मरते हैं। क्रांतिकारियों को फांसी पे बेशक लटका दिया, लेकिन विचार नहीं मरेंगे। ये विचार चलते रहे और तिलक जैसे और भी युवा नौजवान कोशिश करते रहे कि कोई बात नहीं, HRA खत्म हुआ तो क्या, हमारे अंदर जज्बात दोबारा बना लेंगे। और उसी का रिजल्ट रहा कि 1928 में वापस से एक पार्टी सेम नाम की, बस बीच में भगत सिंह और इन्होंने मिलके एक शब्द जोड़ दिया, HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। समाजवादी टर्म और सामने आया और अब आजाद को अपने
उतने से भी ज्यादा, या मान लो कि अपनी ही टक्कर के लड़के और मिल गए, जिनमें भगत सिंह का बहुत बड़ा नाम है, सभी का नाम है, एक का नाम यहाँ लेना गलत है, तो पूरा एक संगठन था, एक है एक विचारधारा कि देश की आजादी के लिए मर मिटना है, अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा करना है, अंग्रेजों को हाथ जोड़ के नहीं कहना कि चले जाओ, ऐसा मन में उनकी दहल बैठा दो कि इनको जहां बन पड़े, ट्रेन जाती हो ट्रेन उड़ा दो, इनकी शूट करना हो तो वैसे मार दो। यानी कहीं ना कहीं वो डरने लगे कि पता नहीं कौन सरफिरा पागल क्रांतिकारी कहां किस गली मोहल्ले नुक्कड़ में हमें टपका देगा, ऐसा खौफ पैदा करना इन लोगों ने टारगेट बना लिया। HSRA, इसके बाद आप अच्छी तरह जानते हैं इंडिया में साइमन कमीशन आ गया था 27 में, जिसकी नियुक्ति हुई 28 में आया, और उस साइमन कमीशन में लाहौर में हमारे लाला लाजपत राय जी के ऊपर इतना ज्यादा प्रहार किया, डंडों से इतना मारा कि वो गुम चोट लगी और कुछ दिन तड़प के परेशान होके दुखी होके फाइनली वो एक्सपायर हो गए। इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी मैंने तिलक की घटना बताई, तिलक कितने ज्यादा डिवोटेड थे। तिलक और लाला लाजपत राय जी ने अपना पूरा जान, अपना पूरा माल, शरीर, मन, आत्मा, जितना कुछ था ना, वो सब देश में न्यौछावर किया। और उस आदमी को कांग्रेस, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के आदमी की इतनी बेइज्जती करके उसको मार दिया, और कांग्रेस ने ची तक की आवाज नहीं की। लेकिन इसको अपनी बेइज्जती माना क्रांतिकारियों ने, और कहा अगर इस देश के लीडर को ऐसे ये मार सकते हैं तो इनकी नजरों में आम आदमी क्या है, और इसका बदला लेंगे। इसका बदला पूरे प्लान्ड तरीके से लिया गया। वो सारी कहानी आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह में देखी होगी, मैंने भी बहुत बार क्लासेस में बताई है कि कैसे भगत सिंह ने और आजाद ने प्लान बनाया। भगत सिंह ने सैंडर्स की शक्ल नहीं देखी थी, सैंडर्स को गलती से मार दिया, मारना था स्कॉट को, और फिर मार के वो जैसे ही निकले तो उनको कवर दिया कि भाई उनके पीछे लोग ना आए, उसमें ये आजाद शामिल थे। तो भगत सिंह, आजाद, ये इस तरह के लीडर्स हैं जिन्होंने अंग्रेजों के मन में एक खौफ पैदा कर दिया था, और अंग्रेज इनके नाम से डरने लग गए थे कि पता नहीं कहां गुस्से में आके ये किसको मार देंगे। तो जैसे तिलक पहले काम कर रहे थे लाल बाल पाल में, ऐसे अब हमारे पास नौजवान पीढ़ी में आजाद और भगत सिंह जैसे लड़के हैं। तो बहुत सारे ऐसे इस तरह के काम किए। और कहते हैं कि एक बार ऐसे ही घटना मुझे याद आ गई, अभी जैसे बातचीत कर रही हूँ, एक बार ऐसा हुआ कि अंग्रेज जो है, काकोरी के बाद की घटना है ये, अंग्रेज इनके दबिश में भाई कहाँ पकड़े जाएं, कैसे ना कैसे, क्योंकि वो तो पकड़े गए बाकी लोग, तो कैसे ये आज़ाद भी पकड़ना है। तो उन्होंने आज़ाद के पीछे पूरी चारों तरफ फौज लगा दी, आज़ाद के पास ऑप्शन नहीं बचा। तो आज़ाद ने अपना भेष बदला, क्रांतिकारी ना भेष बदलने में बहुत आगे थे, तुरंत गेटअप, सर मुंडवा दिया, पता ही नहीं चला कौन आज़ाद कौन भगत सिंह। तो अपना पूरा गेटअप चेंज किया, और कहते हैं कि कहीं उड़ीसा के जंगलों में चले गए, और फिर बाद में कहते हैं झांसी की तरफ आ गए। तो वहीं झांसी से 15 किलोमीटर दूर कोई जंगल के बीच में गांव बसा हुआ था। अब पुलिस कहां कहां देखेगी भाई, मेन जगह ढूंढेगी ना, ऐसे जंगल के गांव में कौन जाएगा। और वहां उस गांव में अपना पूरा गेटअप बदल के एक हनुमान मंदिर था एक नदी के किनारे, तो वहां ये ब्राह्मण के रूप में कि भाई मैं तो जो है पूजा अर्चना करता हूँ, और वहां अपनी एक कुटिया एक वो डाल के छप्पर टाइप का, और वहीं रहने लग गए। और फिर धीरे धीरे जैसे गाँव के लोग पूजा वूजा करने आते, तो पढ़ा लिखा आदमी है, इसको पता है सामने वाले को कैसे भाई इंप्रेस करना है, कैसे प्रभावित करना है। तो फिर इसने गांव वालों से बहुत बढ़िया तरीके से बात की, तो बताया कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। अब पढ़े लिखे तो थे ही, काशी विद्यापीठ 2 साल तो लगभग रहे थे, तो इन्होंने बताया कि पढ़ा लिखा हूँ। अब गांव के लोगों ने अपने बच्चे भेजने शुरू कर दिए, तो पहले एक गांव के, फिर अड़ोसी पड़ोसी कई गांव के बच्चे आके और वहाँ खुले में अपना जो है बच्चों को पढ़ाते। और वहीं पे कहते हैं इन्होंने शूटिंग करना सीखा कि निशाना ऐसा होना चाहिए कि एक भी गोली हमारी बर्बाद ना जाए। पैसे की कमी थी ना, तो गोली अगर एक है तो एक अंग्रेज उड़ना चाहिए उस गोली से, बर्बाद नहीं जानी चाहिए। और कहते हैं शूटिंग का ऐसा बढ़िया निशाना मारना इन्होंने सीखा कि ये फिर महारत हासिल कर लिया, और फिर अपने अंडर जो लड़के थे ना बहुत सारे, धीरे धीरे करके उनको भी पारंगत कर दिया। तो ऐसी जगह रह के भी ऐसा नहीं कि इन्होंने टाइम खराब किया, वहीं पे रह के कहते हैं इन्होंने कार चलानी भी सीखी। क्रांतिकारियों को सारे काम आने चाहिए, क्या पता कहाँ कब भागना पड़ जाए, कब छिपना पड़ जाए, क्योंकि मरने में तो फिर ये था ना कि कितने लोग तो मर चुके, विचारधारा जिंदा रखना भी तो जरूरी था। बहुत कोशिशों से बहुत सारे काम किए, फाइनली जाके कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार क्योंकि ताकतवर थी और इंडियंस कुछ घटिया चुगलखोर थे, जिसके कारण ऐसे लोगों को ना चाहते हुए भी शहादत देनी पड़ी। एक तरफ ये सब चल रहा था, एक तरफ सैंडर्स हत्याकांड, फिर वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह का फंस जाना। भगत सिंह ने वो 1929 में जो देखो असेंबली में बम फेंका था, गिरफ्तारी दी थी, उसमें जो पैम्फलेट फेंके थे ना कि लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, याद होगी वो घटना, बटुकेश्वर में तुम्हें बताया था, भगत सिंह में भी, उस पे नीचे जो लिखा था ना पैम्फलेट पे, वहां लिखा था कमांडर इन चीफ HSRA बलराज। बलराज यही थे, ये अपना नाम जो बदल के लिखते थे ना हर कागज पे इनका नाम, तो कमांडर इन चीफ कौन था HSRA का? बलराज। बलराज मतलब चंद्रशेखर
आज़ाद, चंद्रशेखर तिवारी। बहुत काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन प्रॉब्लम आई क्योंकि अब भगत सिंह और जो उनके बहुत सारे साथी हैं वो जेल में बंद हैं। आज़ाद नहीं पकड़े गए कभी भी, कंडीशन कितनी भी खराब हुई आज़ाद कभी हाथ नहीं आए। आज़ाद एक्सपर्ट थे अंग्रेज़ों से छुप के निकल जाने में, तो आज़ाद पकड़े नहीं गए, लेकिन संगठन कमज़ोर पड़ गया क्योंकि बहुत सारे बढ़िया जो लड़के थे ना वो जेल में बंद थे। तो फिर ये हो गया कि भाई भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को फांसी होगी, तो एक तरह से 4 इंपॉर्टेंट आदमियों में से 2-3 अगर निकल जाएं तो एक आदमी कितने दिन चलाएगा संस्था को। अब धीरे धीरे संस्था के सारे मेंबर्स लगभग क्रांतिकारी वाले जो पार्ट पे स्ट्रांग थे वो अंग्रेजों की गिरफ्त में थे। इन्होंने कोशिश की, जब ये हो गया ना फाइनल कि इनको फांसी दी जाएगी, अब ये क्या करें, अब सोचो इनके हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते। फाइनली जाके इनका, मुझे नहीं पता सच्ची बात है झूठी बात है, लेकिन मैंने पढ़ी है इसलिए तुम तक पहुंचा रही हूँ। कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं बन पड़ा, चारों तरफ से दरवाजे बंद, तो क्रांतिकारी को लगा कि मुझे झुक जाना चाहिए और अपने यार दोस्तों के लिए क्या फर्क पड़ता है अगर मैं किसी बड़े आदमी के सामने हाथ जोड़ लूं, किसी तरह वो तीनों लड़के बच जाएं, भाई हमारा संगठन बच जाए, फिर दोबारा खड़ा कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपनी ईगो को कहीं ना कहीं नीचे लाए और कहते हैं कि मिलने गए थे जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। कहीं लिखा है मिलने से भी मना कर दिया, कहीं लिखा है कि मिले थे, मुझे नहीं पता अब उनके बीच में क्या बातचीत हुई क्या नहीं, लेकिन ऐसा लिखा है किताबों में कि मिले नहीं थे। उस बात से ये फ्रस्ट्रेटेड थे, गुस्से में थे, और फाइनली ये वहां से गुस्सा, गांधी जी से भी पहले गुस्से में थे, अब नेहरू से गुस्से में थे कि मिले भी नहीं। भाई मैं बात करना चाहता था कि ये 3 लड़के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को उम्र कैद दे दो, फांसी मत दो, बचा लो, तुम्हारे तो मान लेगी अंग्रेजी सरकार, लेकिन नेहरू ने मिलने से मना कर दिया। और वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए आके, और इलाहाबाद में ही तो है, इलाहाबाद में नेहरू जी रहते थे, तो आके अल्फ्रेड पार्क में बैठ गए। अल्फ्रेड पार्क में इनके साथ इनका एक साथी सुखदेव भी था, ये वो सुखदेव नहीं है भगत सिंह वाला, ये दूसरा लड़का सुखदेव है। तो वहां पे बैठ के दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि अब क्या करें क्या ना करें यार, क्योंकि फांसी बिल्कुल पास आ गई। 24 मार्च की फांसी तो थी, और अब जो दिन जिसकी बात कर रही हूँ ये 27 फरवरी है, तो महीना भी नहीं बचा। अगर अब हम कुछ नहीं कर पाए तो ये तीनों लड़के चले जाएंगे और ये संस्था खत्म हो जाएगी। तो वो डर जो था ना कि संस्था अगर खत्म हो गई तो आज़ादी कहाँ है, तो मुझे अपनी ईगो बेशक त्यागनी पड़े और मैं मिलने को तैयार हूँ। लेकिन अगला नहीं मिला, अगला आदमी इनसे मिला नहीं। उस फ्रस्ट्रेशन में बैठे हुए थे। इनका एक संगी साथी था वीरभद्र, नाम से सीधा उल्टा आदमी, वीरभद्र तिवारी नाम का आदमी, और महाघटिया निकला क्योंकि उसने मुखबिरी कर दी जाके और बता दिया अंग्रेज सरकार को कि ऐसे ऐसे अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद आया हुआ है। वही आज़ाद जिसने कहा, पहले कह रखा था कि अंग्रेजों के आज तक ऐसी गोली नहीं बनी अंग्रेजी सरकार के पास जो आज़ाद को मार सके। जैसे ही पता चला कि आज़ाद है, तुरंत सेना की टुकड़ी आ गई, अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। अब भाई समझदार तेज दिमाग आदमी है, भाप गए कि अब यहाँ से निकलना शायद मुश्किल होगा, मुझे हो सकता है यहाँ से ना निकलने का मौका मिले, लेकिन सुखदेव एक विचार है, क्रांतिकारी एक विचार होता है, इंसान नहीं होता, इसको मुझे बाहर निकालना है। और उन्होंने कवर दिया कि सुखदेव तू बाहर निकल किसी तरह, मैं जैसे तैसे निकल आऊँगा, मेरी चिंता मत कर। सुखदेव को कवर दिया, जो सुखदेव को शूट करने की कोशिश उसको शूट कर दिया। सुखदेव बाहर निकल गए, चले गए। उनका टारगेट सुखदेव थे भी नहीं, वो तो सिर्फ आज़ाद को मारना चाहते थे, क्योंकि आज़ाद सबसे बड़ा खतरा थे भगत सिंह के बाद। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तो फांसी फाइनल है, अब टारगेट कौन है कि आज़ाद अगर मार दिया जाए तो कोई बचेगा ही नहीं HSRA में ऐसा कि भाई हमसे पंगे ले पाए। अब जितनी गोलियां थी सब आपने देखा है मूवीज में, सब खत्म हो गई। वो एक खास गोली रखते थे अपने पास, वो सिर्फ इसलिए थी कि जिस दिन मैं फंसूंगा, कभी अगर ऐसा हुआ कि मैं फंस गया, तो वो गोली लास्ट मेरे नाम की है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अंग्रेज मुझे जिंदा आज़ाद को पकड़ पाएं। और जब देखा कि चारों तरफ से घिर गए हैं, गोलियां सारी खत्म हो गई, तो फाइनली वो गोली अपनी जेब में से निकाली जो अपने नाम की रखते थे। कितनी हिम्मत रही होगी कि अपने नाम की गोली आदमी अपनी जेब में रखता था। वो गोली भर के और अपने आप को शूट कर लिया, वहीं गिर गई, जैसे शरीर भाई शूट किया तुरंत गिर गया। इनके प्राण चले गए, लेकिन अंग्रेज सरकार की वो दहल, वो खौफ, वो डर इतना था कि जब इनके पास भी आए ना, ये देखा कि भाई ऐसे गिरे हुए हैं, गिरे हुए आदमी को पहचान, भाई ये आदमी मर चुका, लेकिन जो अफसर था वो आगे नहीं आया। जो सिपाही थे ना, उनको बोला तुम जाके देखो मरा है कि नहीं मरा, और वो सिपाही आ गया डरते डरते और शूट किया 2-3 जगह शरीर पे, और कि अगर गलती से जिंदा हो, मान लो जिंदा हो और जाती पकड़ ले और फिर छोड़े ही ना गर्दन। भाई इतना तगड़ा आदमी जो था, मलखंब के उसमें ये महारत थी इनकी। मलखंब
समझते हो ना, वो एक खंबा सा होता है, उसमें बहुत बढ़िया जिनकी बॉडी होती है वो उसके सहारे कैसे कैसे पूरे वो ट्रिक्स वगैरह करते हैं, जैसे कि योगा वाला शरीर, बहुत फिट एंड फाइन टाइप के। तो वो डर ऐसा था कि मरने के बाद भी कई गोलियां मार के तब जाके सूंघ के ये देखा कि नाक के पास सांस तो नहीं है, और तब कहा कि मर गया आजाद। तो आजाद ने अंग्रेजों के, सच में कोई ऐसी गोली नहीं थी अंग्रेजों के पास कि हमारे इस शूरवीर को वो मार पाते। अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते मर गया ये आदमी, और कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, 24 साल के थे। 23 साल के भगत सिंह थे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को बचाने की ही कोशिश में गए थे, नहीं तो अल्फ्रेड पार्क क्यों जाते। और अल्फ्रेड पार्क में क्यों गए थे, क्योंकि नेहरू से शायद या तो मीटिंग होके कुछ हुआ होगा या मीटिंग हुई ही नहीं थी। तो ना उस अल्फ्रेड पार्क में जाते, ना ऐसे मरना पड़ता अगर घटिया मुखबिरी ना की गई होती। तो कहीं ना कहीं इंडियंस की भी कमी रही। खैर जो भी रहा, एक जिंदा दिल इंसान थे, जितना जिए शान से जिए, न कभी अंग्रेजों के सामने झुके और न ही कभी उनके पास ये हिम्मत हुई कि वो आजाद को पकड़ पाते, जिंदा को पकड़ पाते। डेड बॉडी का भी डर था ऐसे लोगों में, तो जिंदा का तो कितना खौफ रहा होगा आप इमेजिन कर लो। बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों के बारे में पढ़ के और पढ़ा के। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि इन चीज़ों को पेपर से मत तोलना कि ये पेपर में आएंगी नहीं आएंगी। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में कोशिश करो उतारने की। इन सब का टारगेट क्या था? पढ़ा लिखा समाज बने, एक ऐसा समाज बने जहां युवा जागरूक हो, जहां युवाओं में मोटिवेशन अपने आप रहे, एक ऐसा समाज जिसमें कोई शोषण ना हो, ना औरतों का, ना बच्चों का, ना गरीबों का, ना एससीज का, ना एसटीज का, सब लोगों को रोजगार मिले। एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी इस देश को चलाए और पढ़े लिखे लोग यहाँ अपने आसपास क्या चल रहा है इसके प्रति अवेयर रहें, जागरूक रहें। आज भी जरूरत है, सच में जरूरत है आज फिर से ऐसी ही एक आजादी की, दिमागी आजादी की, जो सिर्फ एक ढर्रे पे सोच हम लोगों ने बना ली ना कि फलां पार्टी अच्छी है, फलां पार्टी खराब। अच्छी बुरी पार्टी नहीं है। ये जो लोग आके शासन संभालते हैं, चाहे वो आपके गांव का सरपंच है, वो एमएलए है, वो एमपी है, देश का पीएम है, हम सब लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, कोई तुम्हारे जीवन को नहीं बदलने आने वाला। न पीएम देश बदल सकते, न सीएम, न कोई भी बड़ा मंत्री। ये देश तब बदलेगा जब एजुकेशन अपनी सही जगह पे काम करेगी। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप डिग्री होल्डर बन जाएं, आप लिटरेट बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन आप अपने प्रति जागरूक होंगे ना, जिस दिन सच में आप अपने आप को प्यार करेंगे, आप इस समाज को प्यार करेंगे, इस देश को प्यार करेंगे, उस दिन ये सही मायने में आजादी आ जाएगी। क्योंकि तब आप चुप बैठ ही नहीं पाएंगे, तब आपकी आत्मा से आवाज आएगी कि गलत को मैं गलत कहूंगा, मैं सही को सही कहूंगी। और जिस दिन युवा इस हद तक जाग गया, उस दिन कोई सिस्टम में भ्रष्टाचार कर ही नहीं पाएगा, उस दिन कोई भी किसी का शोषण कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ा आज के टाइम में जो जरूरत है ना, ये हमें नारे नहीं लगाने आजादी के लिए, ना ही हमें ये कहना कि ये पीएम अच्छा और ये पीएम चोर। कई लोग लिख रहे थे कि कोई ये चोर है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखते रहो, कोई नहीं सुनने वाला, ना कोई बदलने वाला। और तुम्हारे ऐसा कहने से सरकार पे कोई असर भी नहीं आएगा। अगर सच में देश के लिए कुछ करना है ना, तो शिक्षा को अपना लो। अंबेडकर जी की वो बात नहीं भूलनी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब तुम्हारे दिमाग का विकास होगा ना, तो कोई भी एमपी, एमएलए, पीएम तुम्हें बेवकूफ बना ही नहीं सकता। 5 साल बाद तो ये तुम्हारे क्षेत्र में आएंगे ना। और अगर तुम विकसित हो, तुम दिमाग से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखते हो, तुम तर्क कर सकते हो, हर एक इंसान, एक नहीं हर एक इंसान, उस दिन देखना किसी के पैर टिकेंगे ही नहीं, गलत आदमी के। तब देखना राजनीति बदलेगी, तब देश की पॉलिसी बदलेंगी, तब देश का ढर्रा बदलेगा। और तब ये भ्रष्टाचार, शोषण, बेरोजगारी या जो ये घटिया क्रिमिनल्स घूमते हैं ना खुलेआम, ये नहीं दिखेंगे। उस दिन का इंतजार बैठे नहीं रहना, उस दिन के इंतजार को हम छोटा कर सकते हैं, घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मान लिया नहीं आएगा ऐसा टाइम, शायद मेरे जीवन काल में, शायद तुम्हारे में, लेकिन क्या अपनी आने वाली 4 पुश्तों के लिए, 5 पुश्तों के लिए, 1-2 पीढ़ियों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते? आज जागेंगे, आज शिक्षा के असली मायने अगर हम समझ गए ना, तो आज से 20-30 साल बाद भारत शायद सच में आजाद होगा। और तब असली भारत सामने आएगा, जिसका सपना देखा था भगत सिंह ने, जिसका सपना देखा था चंद्रशेखर आजाद ने या लाल बाल पाल ने। तो उस भारत के लिए हम सबको मेहनत करनी है। और वो मेहनत सिर्फ ये है कि खूब पढ़ो, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का सही रास्ता चुनो, गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, एनालाइज करने की पावर को बढ़ाओ। ठीक है, चलिए परिमल सर एक बार फिर जुड़ेंगे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। खूब पढ़ो, आगे बढ़ते रहो और जितना हो सके जीवन में पॉजिटिविटी फैलाओ। जब तुम पॉजिटिव रहोगे ना पढ़ लिख के, तो अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव कर पाओगे। और ये टीचर्स कुछ तो इतने मूर्ख हैं, अभी भी कई लोग हैं इस तरह के जो मानते हैं कि टीचर का काम सिर्फ
पढ़ाना है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, और ऐसी मूर्खता की बात वो करते हैं जिन्होंने जेबीटी, बीएड, एमएड कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें 2-3 साल यही सिखाया गया था कि टीचर का सबसे नीचे के स्तर का काम है पढ़ाना। टीचर का काम कभी पढ़ाना नहीं होता। टीचर का काम है बच्चे को सही रास्ता दिखाना, चलना उसे खुद है। तो जो लोग कुछ मूर्ख इस तरह की बातें करते हैं कि टीचर जो है वो राजनीति की बात क्यों करें, या टीचर जो है फालतू, ये फालतू की बातें नहीं है। इन लोगों ने, जिनके बारे में आज बता रही हूँ ना, इन्होंने भी टीचर के रूप में काम किया। ये नहीं कि वहां जाके गणित के सवाल सिखाते थे, ये बच्चों की तर्क शक्ति का विकास करते थे। ये वहां विकास करते थे कि देखो देश की स्थिति क्या है, तुम क्या कर सकते हो। ये पीढ़ी में सोचने की क्षमता पैदा करते थे। तो जो मूर्ख हैं आज भी वो उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। जैसे उस टाइम भी कुछ नालायक टीचर चलते थे, लेकिन ये गिने चुने लोग थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। तो सभी टीचर्स, जो टीचर्स तुम्हें पढ़ाने के अलावा जिंदगी जीने का तरीका बता दे, वो सच में असली मायने में टीचर हैं। और जो सिर्फ रटे हुए सवाल कराता रहे, न जीवन जीने का तरीका बताए, न देश की परिस्थितियों से तुम्हें अवगत कराए, वास्तव में वो टीचर कभी हो ही नहीं सकता। तो अच्छा टीचर वो है जो महिलाओं की स्थिति पे भी तुम्हारी नजर डलवाए, जो देश की राजनीति पे भी तुम्हें उकसाए कि क्या सही है क्या गलत, उसके ऊपर काम करो, जो ये बताए कि देश में आज अर्थव्यवस्था ऐसी है तो इसका कारण क्या और कैसे ये बदलेगी। हर चीज से परिचित होना चाहिए हर पढ़े लिखे देश के नागरिक को। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी, और हमारी भी। हमारी ये कि हम तुम्हारी आंखें खोलें, और तुम्हारी ये कि तुम जागरूक बनो और जागरूकता को फैलाओ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से चलते चलते हैप्पी तीज। सब लोगों के जीवन में ऐसे ही हरियाली तीज है, ऐसे ही खुशियां आती रहें, और ऐसे ही आपका जीवन जो है खूब तरह तरह के रंगों से सदा भरा रहे। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए शुक्रिया। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, 1-1.25 घंटा हो गया हमें जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने बहुत प्यार दिया और बहुत ज़्यादा सराहा। थैंक यू। एक बात और चलते चलते मुझे याद आई, हाँ, अब जैसे अब मैं 1-2 दिन में क्लास लूँगी, हमने एक पैरेलल चैनल और बनाया है, ICS सरकारी नौकरी। अब मेरा अगला लेक्चर जब भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसी चैनल पे लूंगी अब मैं अगली क्लास। तो ICS सरकारी नौकरी, जैसे ये ICS कोचिंग सेंटर है ना, ऐसे वो ICS सरकारी नौकरी है, उस चैनल पे अब अगली मेरी क्लासेस होंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक बार फिर से गुड इवनिंग। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, सिर्फ 5 मिनट लूंगा। अनीमा बनर्जी छत्तीसगढ़ से एक संघर्ष का गीत था, बहुत बढ़िया। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, इसलिए। वैसे तो ये पूरा गीत है, इसको आप गूगल पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। भोर की आंख फिर डबाई ना हो, सूर्य पर बादलों का ना रहे पहरा, रोशनी रोशनाई में नहाई ना हो। अब मेरा गला उतना अच्छा नहीं है और मैं उतना अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक अंतरा गाया। बहुत शानदार गीत है, बहुत शानदार चीज़ें हैं। आप गूगल के ऊपर कुछ भी ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भगत सिंह के विचार, भगत सिंह के सपने, भगत सिंह क्या चाहते थे, आगे कहाँ पहुँचना चाहते थे, तो इस प्रकार से चीज़ें गूगल के ऊपर भी हैं। अभी कोरोना टाइम है, आप लोगों को किताबें और ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं। बहुत जल्द कोशिश करेंगे आप लोगों के सहयोग से कहीं कहीं लाइब्रेरीज भी खोली जाए, उसके अंदर इस प्रकार की किताबें रखी जाएं जो भारतीय इतिहास को सही से दिखाए। जो क्रांतिकारियों का जीवन इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है, उनको फिर से निकाल करके नौजवानों तक पहुंचाया जाए, गांव शहरों तक पहुंचाया जाए। लाइब्रेरियों के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से हम लोग कुछ इस प्रकार की चीज़ें करेंगे। विचार बड़ी चीज़ है, सब लोगों तक विचार जाना चाहिए, विचार हर आदमी तक पहुंचना चाहिए। मरने से देश नहीं बदलेगा, बहुत बड़ा बलिदान होता है ये, इससे आगे क्या है, सुप्रीम सेक्रीफाइस। लेकिन बदलाव जो होता है वो विचारों के फैलाने से होता है। विचार जितने ज्यादा इधर उधर जाएंगे, विचार पीपल के बीज की तरह होते हैं, कब कहाँ से उगेंगे, कहाँ जा करके फूटेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज लड़ने का टाइम नहीं है, आज इंकलाब करने का टाइम नहीं है, आज पढ़ने का टाइम है,
आज सही और गलत जानने का टाइम है, आज सही और गलत बातें डिस्कस करने का टाइम है, आज लोगों को अवेयर करने का टाइम है। भगत सिंह ने कहा था, भारतीय क्रांति का वैचारिक पक्ष हमेशा कमजोर रहा है, उसके लिए नौजवानों को गांव गांव दूर दराज के क्षेत्रों तक विचार फैलाने चाहिए, गलत और सही बात बतानी चाहिए। कुछ लोग इतने अमीर हैं भारत में कि विश्व के 7वां अमीर, और कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा, भूख के कारण बच्चे मर रहे हैं। तो ये जो ये गड़बड़ है ना, ये देश की व्यवस्था की गड़बड़ है, और ये गड़बड़ है हम लोगों के नकारेपन की। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं, समझते नहीं हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों के पिछलग्गू बने रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं अच्छे दिन आएंगे। ऐसे नहीं आते अच्छे दिन, लाने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और सही को सही और गलत को गलत पहले सीखना पड़ता है, फिर सिखाना पड़ता है। लोग अपने जैसे इकट्ठे करने होते हैं, तब बात बनती है। हम इसी प्रकार से नौजवान भारत सभा में काम करते थे, वो कुछ कारण रहे वो टूट गई थी, और फिर उसके बाद हर एक आदमी अपनी जिंदगियों में चला गया। तो मैंने जो है एजुकेशन का फील्ड चुना था कि पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और सही और गलत बच्चों को बताना चाहिए। तो उसी रास्ते पर हम हैं। फिर से आपसे ऐसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और पढ़ाई के अलावा भी कुछ इस प्रकार के डिस्कशन आप लोगों के साथ करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इंकलाब जिंदाबाद। और मेरी तरफ से भी सभी लोगों को तीज की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।